Very good afternoon to everybody. Just open. Hey. तो जिसका डर था वही हुआ और एग्जामिनेशन की डेट फाइनली आ गई और आप सब लोगों ने जो योजना बनाई थी उससे एकदम अलग, जो विचार रखा था उससे एकदम हटकर डेट क्लियर। कल रात को ही मैंने देखा कि यूजीसी नेट की परीक्षा की डेट आ चुकी है और 16 सितंबर 2020 यूजीसी नेट की परीक्षा की तिथि रखी गई। तो जिसका डर था वही हुआ और एग्जामिनेशन 16 सितंबर परीक्षा की तिथि आई है और सभी लोग अब अलर्ट हो जाएंगे। हाँ, ये परीक्षा थी एक धीरे से लगने वाली, जैसे किसी ने भी ऐसा कयास नहीं लगाया था कि परीक्षा जो है इस तरीके से एक महीने के अंदर ही हो जाए। सारे एग्जाम सर सितंबर के बीच में हो रहे हैं। सारे एग्जाम हमें ये नहीं समझ में आ रहा सर, इन्होंने फिर नवंबर क्यों बोला? इन्होंने नवंबर क्यों बोला? सीएसआईआर और यूजीसी नेट का नवंबर में पॉसिबिलिटी है, टेंटेटिव पॉसिबिलिटी ज्यादा थी सर। कल अचानक से सर मेरे पास वही उनकी एमएचआरडी का जो सर ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता सर वो आया सर, मैं तो दंग रह गई। मैंने कहा क्या भेजा इन्होंने। और सर पहले ये लग रहा था कि सितंबर शायद गलती से बोल दिया हो, मुझे ये पहले लग रहा था सर, खुल नहीं रहा था। और सर सारे एग्जाम से लोग सितंबर और अक्टूबर में ऑलमोस्ट करवा ले रहे हैं पूरा। मुझे नहीं आ रहा सर, वो सुप्रीम कोर्ट ने फेवर किया दे दिया सर, लेकिन तो मुझे लग रहा है सर दिसंबर में फिर करवाएंगे जिसको ओपन का एप्लीकेशन फॉर्म। तो सर मुझे लग रहा है इसीलिए ये सितंबर में ही ये वाला शिफ्ट निपटा देना चाहते हैं। हाँ सर, सितंबर में ही शिफ्ट निपटा देंगे, फिर दिसंबर में फिर नया फॉर्म भरवाएंगे। ये नहीं पैसा चाहिए, पैसा पहले एग्जाम करवा लेंगे, जो फाइनेंशियल ईयर होता है उससे पहले करवा लेंगे एग्जाम ये, तो उसके लिए 3-4 महीने का टाइम मिल जाएगा, 4 के 6 महीने का टाइम मिल जाएगा इनको। इस तरह की पॉलिसी रखी हुई है, उन्होंने शायद इसलिए करवाया है। वही कह रहे हैं, दिसंबर वाला फॉर्म फिर निकलवा दिया जाएगा एग्जाम आगे फिर भरवाएंगे, फिर से वो बच्चों से पैसा लेंगे। सर मुझे तो एक और शौक लगने वाला सर अभी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर वाला एग्जाम होने वाला सर, वो भी बता रहे हैं कि सितंबर में ही होगा। हाँ सब सितंबर में होगा, सारे बच्चों को एक साथ सितंबर में निकालेंगे, सबको फैलाएंगे, कोरोना वायरस एक साथ फैलाएंगे सर, बच्चों को फैला के। सर जितने परस्यूइंग है सर सबकी यही क्वारी है कि सितंबर में उनका भी रख रहे हैं सर, ये भी एग्जाम है सर। और एग्जैक्टली सारे एग्जाम है, स्कूल कॉलेज सबके एग्जाम सितंबर में रख रहे हैं। बड़ा हेडअप हो गया सर, थोड़ा मोटिवेशन दे दीजिए। हालत खराब है सर, स्पेशली सब्जेक्ट वालों को लेकर तो टेंशन है। बीपी लो हो गया, 50 बीपी है ऊपर का, बताओ सर सब्जेक्ट वाले में तो और हालत खराब है यार। बीईओ का एग्जाम करवा लिया, आधे से कम बच्चे बैठे, 40% बच्चे शामिल हुए हैं। सर जितना पढ़ा था सर सब धरा रह गया सर बस इनको हो गया सर, अभी तो आ भी रहा था। बहुत टेंशन है सर, बहुत सर मोटिवेट करिए, वी नीड मोटिवेशन सर। सब्जेक्ट वाले में क्या होगा सर, जनरल पेपर में तो एक बार सोच भी सकते हैं, आप कुछ पढ़ाए हुए हैं, लेकिन सर सब्जेक्ट वाले में तो और हालत खराब है सर। अब सिर्फ सर रिवीजन करवा दीजिए सर, अब नया कुछ मत पढ़ाइए सर, नहीं तो कुछ अंदर जाएगा अभी नहीं। तुम लोग तो पढ़े हो, हम तो अभी पढ़े भी नहीं, एनवायरनमेंट नहीं शुरू हुए हैं। हाँ, अभी तो हमारा यही यूनिट खत्म नहीं हुआ। सर अब सर प्रतिक्रिया दीजिए सर, बीईओ का जो एग्जाम इन्होंने करवाया है
और जबकि इन्होंने बोला था कि अभी जो मेन अथॉरिटी ने, हायर अथॉरिटीज ने मना करा हुआ था कि कोई एग्जाम नहीं करवाना है। इवन नीट का एग्जाम भी हट गया था और भी कई एग्जाम जो नेशनल लेवल के वो हट गए थे। बट योगी जी ने और प्रभात कुमार जी ने रिट को हटाते हुए बीयू का एग्जाम करवा लिया और उसमें 44% केवल स्टूडेंट वहां पहुंच पाए हैं एग्जाम देने के लिए। तो फिर इसलिए इस तो तरह के करवाया cases होगा, में कम लोग जाएं। एक मिनट, इस तरह के केसेस में चांसेस रहते हैं क्या सर इसके बाद भी रिट वो लोग मान्य कर सकते हैं क्या अगर कोई डालता है रिट तो? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी बाहर रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कई बातें हैं, कई प्रश्न हैं और इनको का जवाब मैं सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं सर। और सर बेसिकली अब सुप्रीम कोर्ट जितने भी वर्डिक्ट दे रहा है सब गवर्नमेंट के फेवर में दे रहा है। सर बीजेपी हो गया है। बैठे हुए हैं, सर ये फेवर में 2 तो खड़े डेट हैं। क्यों दी है? जिसकी लाठी उसी की भैंस। सर ये तो सदियों से चला है सर। जब सरकार कमजोर होती है तो नहीं, तो- सुप्रीम कोर्ट है, या जब सरकार मजबूत होती है सुप्रीम कोर्ट भी लोग। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई नहीं सर, इसमें तो बच्चों का सोचना चाहिए सर एक बार। सर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं इसीलिए बोल रहे हैं सर हम तो बोलेंगे कहना चाहूंगा सर, सर इतिहास, सर इतिहास गवाह है सर। सम्मान करते हुए हम ये कहना सर चाहते हैं सर कंटेम्प्ट नहीं है, बट दैट्स ट्रू, कंटेम्प्ट ऑफ वोट नहीं करना चाह रहे हैं सर। उसका नहीं ध्यान तो प्रशांत भूषण जैसी हालत हो जाएगी। हमारे देश के संविधान अनुसार सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रहा आपका वॉइस clear। नहीं आ रहा। सर वॉइस माइक आपका शायद ऑफ है। नहीं ऑन है। मैं ये अभी भी कर रहे हैं। संविधान के अनुसार हमारे देश में 2 ऐसी बॉडीज हैं जहां जिनके खिलाफ नहीं बोला जा सकता। एक है सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा है राष्ट्रपति, मतलब माननीय राष्ट्रपति। तो आप ये दोनों अथॉरिटी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। बाकी आप धर्म के खिलाफ कहना चाहें, पक्ष जिसके खिलाफ कहना चाहें कह सकते हैं। योर राइट टू फ्रीडम, बट ब्रैकेट में मैं जोड़ता हूँ नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम। वो मेरी इच्छा, वो मेरी एक अपनी मर्जी हो सकती है। इट्स नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम। सर कोई खिलाफ नहीं बोल रहा, वो तो नहीं हम सर, लोग एग्जैक्टली सर, खिलाफ नहीं सर बोल रहे हैं, बस सर हम लोग मिरर दिखा रहे हैं। सर हम लोग ये नहीं कह रहे उन्होंने गलत किया। सिर्फ मिरर दिखा रहे हैं सर जब जब हम लोग सरकार मजबूत रही है सर, और मैं तब तक सुप्रीम कोर्ट लोग हुई है, और जब सुप्रीम कोर्ट है सरकार मजबूत हो गई। मैं दवा लेकर के आज उपस्थित हूँ, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। अब ये फीवर आने का एक कारण है कि भाई ये मुझे भी अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी स्ट्रेटजी बनाया जाए, कैसे देखा जाए, क्योंकि 1 महीने से भी कम समय में एग्जामिनेशन है और किसी ने नहीं सोचा था कि एग्जामिनेशन 1 महीने से कम समय में होगा। मतलब यस सर, सर रात में नींद उड़ गई सर। बहुत स्मार्ट वर्क कर रहे हैं ये लोग, अपनी ओवर स्मार्टनेस में अपनी चले जाएंगे ये गवर्नमेंट। सर पूरी रात सर नींद ही उड़ गई है सर, जब से सुने 12 बजे से सर सोए नहीं है पूरी रात। सर बहुत डिस्टर्ब, सर समझ में आ रहा है साइकोलॉजी पढ़ेगी, जनरल टीचिंग पढ़े, अचानक सर उठ कर बैठ जाए। ऐसा मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूँ। सर को आपको तो मैंने कल रात 12:30 बजे मैसेज किया कि सर एग्जाम डेट आ गई, तब से नींद ही नहीं पड़ रही है। और सर जितना हुआ है सर सब रात ही को हुआ है, चाहे नोटबंदी हुई, चाहे एग्जाम डेट आई, 8 बजे बाद ही हुआ है। सुबह उठो टेंशन ही रहे दिमाग में और कुछ नहीं। आपने वो गाना सुना है ना, रात के अंधेरे में चांद जगमगाता है, किसी के सर पे ठीक से बाल नहीं है उनके, जितने लोग डिसीजन लेते हैं इसलिए रात में डिसीजन लेते हैं। इसलिए सारे डिसीजन रात में होते हैं। अब तो देखो, अब तो डेट आ गई, एग्जाम तो देना ही देना। अब ये सोचो समझ से आगे इसका समाधान करना है अब हमको। बस सर एक ही समाधान है सर, जितना मैटर है उसी को रिवीजन करें, नया कुछ पढ़ने का जरूरत सर नहीं है। सर रिस्पेक्टेबल मार्क्स लाया जा सके बता दीजिएगा। हाँ बस सर मतलब मेन बता दीजिए सर क्या क्या पढ़ ले, बस सर नेट तो कम से कम निकल जाए, अगली बार जेआरएफ निकल जाएगी। पहली बात मैं अब आप लोगों ने कह लिया, मैं भी कुछ कहूंगा। मैं आप लोगों को मौका इसलिए देना था क्योंकि मार्केट बड़ा खराब है, आप सब लोग निकालिए। मैं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगी आपकी टेंशन कम करने के लिए।
आप बिल्कुल स्ट्रेस में मत आइए, जल्दबाजी में जो हमें आता है वो भी भूल जाएंगे और जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाएंगे। आप अपने स्पीड से या जो आपको लग रहा है हाँ ये जरूरी है उतना करिए, क्योंकि अगर दिसंबर वाला भी एग्जाम मान लीजिए होता है, आप ये टारगेट करके मत चलिए कि ये एग्जाम अभी हो रहा है या जो भी है, आप सिलेबस पे टारगेट करके चलिए। तो हमें सफलता से मतलब है ना, सफलता हम ये मान के चल रहे थे कि दिसंबर में एग्जाम होना है और मिलनी है, तो वो दिसंबर में ना करके ये फरवरी में एग्जाम करेंगे दूसरा वाला, वो मार्च से पहले इनको ऑलमोस्ट करना ही पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करने के लिए। तो आप उसको फोकस करके चलिए, जल्दबाजी में आधी मिले ना पूरी पावे, आधी देख पूरी को भावे, समथिंग जो कहावत है वो स्थिति हो जाएगी कि वो फ्रस्ट्रेशन का लेवल और बढ़ जाएगा। इसलिए हम जितना कर रहे हैं वो अच्छे से करें। तो हमने आधा सिलेबस भी तैयार मान लीजिए कर लिया है और एग्जाम में हम बैठेंगे, क्या पता हमारे क्वेश्चन उसमें से सारे आ जाए, बाकी हम थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर से दे देंगे, तो वो हमारा एटलीस्ट जो अभी किसी ने कहा नेट तो क्लियर हो ही सकता है उसमें। लेकिन आप अपना एक फोकस पॉइंट करके चलिए, तो वो हम लोग के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि जल्दबाजी में चीजें करने से नुकसान नो डाउट होना ही होना है। और हमने पूरा सिलेबस करा नहीं है, जो रिवीजन वाले बच्चे हैं वो 1 घंटा हमें क्लियर क्लास दें और हमारा रिवीजन कराएं, अपना रिवीजन करें और हमें पढ़ाएं। अब उनकी ये जिम्मेदारी प्लस हमें नोट्स भी दें ताकि हम पढ़ पाए। हाँ वही अब उनकी जिम्मेदारी ये बन जाती है अच्छा साथी होने के नाते, तो अब वो ये काम करें। साथी हाथ बढ़ाना। आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहिए सर, आराम से आप फोकस कीजिए कि स्टूडेंट आपके काबिल बनने चाहिए। थोड़ी सी देर तो एक मतलब नॉर्मल है हो जाए, लेकिन जब काम हो तो बहुत बेहतरीन रूप से सामने आना चाहिए। वो बहुत ज्यादा गड़बड़ करके चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, और मेंटल डिस्टर्बेंस इट इज वेरी ह्यूज थिंग, वो आगे जाके बहुत परेशान कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स हैं कि किसी का कोर्स का है कुछ है बहुत सारी चीजें हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों की बात है। अब सबसे पहले हम चल रहे हैं उसी नोटिफिकेशन पे जिस नोटिफिकेशन ने आज भूकंप लाया हुआ है, ठीक है? तो शेयर कर रहे हैं नोटिफिकेशन एनटीए द्वारा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पब्लिक नोटिस 20 अगस्त 2020 को इन्हें कल इशू हुई है। डेट्स ऑफ वेरियस एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कीपिंग इन the academic interest of a large number of students, the Ministry of Human Affairs has agreed to the proposal of MHRD for conducting various entrance examinations in the month of September 20. Yani keeping in the view academic interest of large number of students, the Ministry of Home Affairs has agreed to the proposal of MHRD for conducting various entrance examinations in the month of September 2020। यानी यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है कि MHRD ने, यानी MHRD कौन है? सरकार ने स्टूडेंट्स के एकेडमिक इंटरेस्ट यानी एकेडमिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, बच्चों का नुकसान ना हो इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए एंट्रेंस एग्जामिनेशन को सितंबर 20 में कराने की घोषणा करी है। यहाँ पे लिखा है वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो समझ में आ रहा था, बट नीचे जो है इन्होंने डिसाइड कर लिया साथ ही साथ यूजीसी नेट, ठीक है, नोटिस दे रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और यूजीसी नेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है। ये बात मैंने नोटिस के तहत देखा तो इन्होंने हवाला दिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। According in the modification of dates announced earlier and in consultation with respective admitting user organization, the NTA has decided to conduct the following selection as per details given below against the examination। अब यहाँ पर MHRD ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से छूट दी है सितंबर 20 में कराने के लिए, और इसी के साथ NTA ने इन परीक्षाओं को कराने की घोषणा कर दी। NTA क्या है? NTA एक सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकरण बॉडी है जो कि MHRD के अधीन है, यानी MHRD के अधीन सरकार की संस्थान है। तो सीरियस तो नहीं है ना? इस फैसले के पीछे कहीं से भी हमें कहा जाए यूजीसी की इच्छा नहीं दिख रही है, और जनता बच्चों के दृष्टिकोण से फैसला लिया गया, बच्चों से नहीं पूछा गया। खैर ये सब हम अगेंस्ट में बात ही करेंगे, हम मुख्य बात पे आएंगे। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन
ICAR रिसर्च के दृष्टिकोण से ये भी एक परीक्षा की प्रणाली के अनुसार ठीक है। इसके बाद हम 5वें नंबर को पहले देख लें तो ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, ये भी एंट्रेंस टेस्ट है। उसके बाद फिर इग्नू का एक पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है, ये भी एंट्रेंस टेस्ट है। फिर ICAR रिसर्च का एक यहाँ पर रिसर्च के एडमिशन के दृष्टिकोण से देखिए ये भी एंट्रेंस टेस्ट है जिसका भी डेट घोषित नहीं हुआ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ये सब एंट्रेंस टेस्ट थे तो यूजीसी नेट की परीक्षा इसमें क्यों करा दिया? ये कोई एंट्रेंस टेस्ट तो नहीं है। अब यूजीसी नेट की परीक्षा एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, तो एलिजिबिलिटी टेस्ट को इसमें रख देना समझदारी नहीं लगी। जैसे लग रहा है कि जबरदस्ती है, एलिजिबिलिटी किसी यूनिवर्सिटी का नहीं होता है, ये डायरेक्ट यूजीसी का है। तो आपने नोटिफिकेशन देख ली, अब नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्पष्ट है एंट्रेंस टेस्ट का होना चाहिए था और यूजीसी नेट एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, तो आपने नोटिफिकेशन में यूजीसी नेट को क्यों रख दिया? CSIR को भी नहीं दिखा रहा है, जबकि हमेशा CSIR का एग्जाम पहले होता है और उसके बाद यूजीसी की परीक्षा होती है। यानी एक प्रकार से ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये बात नहीं समझ में आ रही है। सरकार ने सबको पीछे करते हुए तरजीह दे दी यूजीसी नेट की परीक्षा। 10 लाख अभ्यर्थी यूजीसी नेट की परीक्षा देते हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा बहुत ही कहा जाए रेस्ट्रिक्शन के साथ कराना होता है, कंप्यूटर पे परीक्षा होनी होती है, अलग अलग दूर दूर सेंटर होते हैं। यहाँ पर सेंटर्स में जाना आना बहुत सी दिक्कतें होंगी। एंट्रेंस की परीक्षा देने वाले जनरली बच्चे वहीं के लोकल होते हैं। जैसे अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है तो बहुत कम लोग होते हैं जो बाहर से आके देते हैं, यानी कि 5% to 10%। लोकल स्तर के परीक्षा विश्वविद्यालय में बीएड के एंट्रेंस का वहां तक समझ में आता था, लोकल से लोग निकलेंगे, घर से चले जाएंगे। परंतु यूजीसी नेट की परीक्षा नेशनल परीक्षा है, नेशनल परीक्षा, तो नेशनल परीक्षाओं को अभी नहीं कराना चाहिए। यानी आप लोकल रीजनल परीक्षाएं करा लें, वो बात समझ आती है एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि चलो भाई बच्चा घर से निकलेगा 4 किलोमीटर की दूर पे यूनिवर्सिटी है, चला जाएगा, एंट्रेंस की परीक्षा दे देगा। लेकिन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होती है, पूरे देश में भ्रमण करना बहुत मुश्किल है, पूरे देश में जाना आना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात है टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम। अभी तक एक भी शैक्षणिक संस्थान नहीं खोला गया है, कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं खोली गई है और टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इस संस्थान जब खुलेंगी तभी तो परीक्षाएं ठीक से हो पाएंगी। 15 दिन में, यानी 1 तारीख को मैं बोलने का मौका दे रहा हूँ, रुचि आ रहा हूँ, 1 तारीख को कुछ शैक्षणिक संस्थानें खुल जाएंगी। हम मान लेते हैं कि जब परीक्षाएं हो रही है तो बिना शैक्षणिक संस्थानें खुले तो परीक्षाएं होंगी नहीं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो जाए और चाहे वो तमाम भारत के समाप्त शिक्षण संस्थान है जहां जहां परीक्षाएं होंगी, परीक्षाएं कंडक्ट होंगी तो वो संस्थान खुलनी चाहिए, टीचर्स आएंगे, तो जब सब लोग आएंगे तभी तो परीक्षाएं हो पाएंगी। तो ये सारी चीजें 15 दिन के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अब बड़ा अजीब लग रहा है, मतलब इसमें भी हमें लग रहा है कि कैसे 15 दिन में गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है, एग्जाम लेना है, कमिटमेंट है, तो सरकारी निर्देश आएगा और सब चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये आनंद फानंद में इस परीक्षा को जोड़ने को रखा गया। यहाँ बाद एक प्रश्न मन में उठता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट को लगाया जा सकता था। इस एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करने की 4-4 साल बीत रहे हैं, 4-4 साल बीत रहे हैं, हायर की परीक्षाएं की नोटिफिकेशन नहीं आए हैं, कितने लोग एलिजिबल बैठे हैं। अगर निकालना था तो वैकेंसी की परीक्षा निकालनी चाहिए थी ताकि नौकरी मिल जाए, बहुत जरूरी वो था, बहुत जरूरी परीक्षाएं कराना चाहिए था। ये तो हो गया हमारा अपना विचार परीक्षाओं के संदर्भ में। आप कुछ कहना चाह रहे थे रुचि, मैंने आपको मौका देंगे, क्या कहना चाहते हैं? अनम्यूट करिए, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट। सर एक मोटा पॉइंट इसमें ये है, पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में लॉकडाउन चल रहा है, इवन मणिपुर में 31 अगस्त तक लॉकडाउन है और यहाँ पर केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, पूरी फैमिली पॉजिटिव आ रही है और यहाँ का रूल भी डिफरेंट है। क्वारंटाइन भी मैंने आपको बताया था 28 डेज का है, बाहर से आने वाले को 3 दिन से ज्यादा रुकने नहीं दे रहे हैं। अगर मैं बाहर जाके आती हूँ तो मुझे यहाँ पर 1 मंथ का क्वारंटाइन होना ही पड़ेगा, इट इज अ रूल। तो उस पर अभी यहाँ एक और सबसे एक प्लस पॉइंट है बहुत बड़ा, लोगों का कॉपरेशन जिसे कहेंगे, यहाँ गवर्नमेंट ने 8 to 12 के लिए अलाउ करा हुआ है कि आपकी मार्केट खुलेगा, लेकिन एक भी शॉप यहाँ नहीं खुल रहा है, एक नॉट अ सिंगल शॉप। सबने अपना ब्लॉक लगाया हुआ है सेल्फ में, वो सामान दे रहे हैं, वो इंटरनली जो भी दे रहे हैं, बट मार्केट पूरा क्लोज है। और ये जो एग्जाम होता है वो कंप्यूटर सेंटर पर होगा, एग्जाम जो कंडक्ट करवाते हैं सारे एग्जाम पे।
तो अभी तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट जैसे रीजन है, वहां पर ऑलरेडी जब लॉकडाउन चल रहा है और यहाँ पर लोगों ने अपने अपने सेंटर्स कॉलेजेस, जब शॉप वाले शॉप नहीं खोल रहे हैं, जो कि जीविका का साधन है, जो मेन प्रायोरिटी में आता है कि रोटी कपड़ा मकान, बाकी चीजें सेकेंडरी में आ जाती है, और जो इंस्टीट्यूट है वो भी सारे बंद है। स्कूल टीचर्स ने बोल दिया है, स्कूल प्रिंसिपल ने, केवीज वगैरह जो स्कूल है बिल्कुल नहीं खुलेंगे, और ये एग्जाम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में होता है एग्जाम। इवन यहाँ पर प्राइवेट कोरियर भी अलाउड नहीं है। जो कोरियर्स आते हैं वो प्राइवेट कोरियर वालों ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट करा हुआ है, प्रोजेक्ट करा हुआ है कि हम यहाँ पर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कोरियर। जो आया है वो पड़ा हुआ है, या कोलकाता या गुवाहाटी से उसको एंट्री नहीं करने दे रहे। तो यहाँ इस तरह के स्ट्रिक्ट रूल चल रहे हैं, और भी ऐसी जगह भी चल रहे होंगे। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि सितंबर में अचानक से सब कुछ खोल देंगे और फिर एग्जाम ले लें? क्योंकि जैसे अभी आपने कहा पूरे देश में एक साथ एग्जाम होना है, तो अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन को आप छोड़ देंगे, या जम्मू कश्मीर, बहुत सारे रीजन ऐसे हैं, उन्हें आप इस तरह छोड़ देंगे, तो फिर उनका एग्जाम कब लेंगे? और साथ में लेंगे तो कैसे ले पाएंगे आप उनका एग्जाम? तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर शायद होता है कि गवर्नमेंट अपने डिसीजन में कुछ चेंजेस करे, या फिर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देगी कि कहाँ पर कैसे होना चाहिए, या कुछ ना कुछ उसमें कंडीशन अप्लाई जरूर करेंगे, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल। और अगर पॉसिबल हुआ तो यहाँ ये श्योर है, यहाँ पर जो केस बचे हुए हैं ना, लोग जो बैठे हुए हैं आराम से, वो बहुत ये निश्चित है कि वो लोग निश्चित रूप से पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है यहाँ पर, वो भी डॉक्टर्स के थ्रू हुआ है। जो यहाँ के मेन रिम्स एम्स की तरह यहाँ हॉस्पिटल है, वहां पर हुआ है। वो इतना बड़ा हॉस्पिटल है वो, कि वहां के डॉक्टर क्रीमी लेयर के डॉक्टर है, उनमें हो चुका है। तो इट इज अ वेरी हाई रिस्क, इट इज इन वेरी हाई रिस्क जोन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जाम शायद एक्सटेंड हो सकता है, या फिर कोई और सोल्यूशन हमने सोचा हुआ। बात तो खत्म हो चुकी है, क्योंकि सरकार सर आवाज कम आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, आवाज लगने वाली बात जो खत्म हो चुकी है, सरकार हर मायने में बहुत दृढ़ हो चुकी है। मणिपुर तो मैं ये कह सकता हूँ इस एरिया में बहुत कम केसेस हैं। व्हाट अबाउट दिल्ली एंड नोएडा? नोएडा में प्रॉपर केसेस निकल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा देने बच्चे दिल्ली से उड़कर कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे? ऐसी सब सिचुएशन में आप ट्रांसपोर्टेशन जो कि 1 महीना पहले जब ज्यादा कोविड नहीं था, ज्यादा स्प्रेड नहीं था, तब बस में कहा गया कि बस में दूरी करके लोग आए जाएंगे। तो इतना ट्रांसपोर्टेशन, 10 लाख से 20 लाख लोग कैसे एक दूसरी जगह जाए आएंगे? परीक्षाएं कैसे कंडक्ट हो सकेंगी? और लोकल स्तर पर परीक्षाएं होती हैं तो उसमें चोरी होती है, यानी वो ठीक से नहीं हो पाती है, उसमें कहा जाए पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। तो क्या इस बार ट्रांसपेरेंसी भुला करके, तमाम तरीकों को हटा करके क्या परीक्षाएं ले ली जाएंगी? परीक्षाएं कैसे ली जाएंगी? इसका कुछ तो समझ में आए, या यूं कहें एक शब्द में कि काम खत्म किया जा रहा है, खाना पूर्ति हो रही है और कुछ नहीं। हम तो सर खाना पूर्ति ही है, बिल्कुल खाना पूर्ति हो रही है। बीईओ का एग्जाम इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है, जो योगी जी ने नहीं माने और एग्जाम ले लिया। और प्रयागराज में ही कई जगह पर वो जो पेपर सेटर होते हैं एग्जाम देते हुए पकड़े गए थे। हालांकि उनको पकड़ लिया, वो जो भी था, लेकिन इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह हुई होंगी, क्योंकि टीचर भी अपनी जान को खतरे में रख के तो चेकिंग नहीं करेगा ना स्टूडेंट की। भाई कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है, और यूपी में इन्फेक्शन का लेवल बहुत हाई उस पे चल रहा है, हाई जोन पे रिस्क पर है। क्या बीमारी दिखाई नहीं देती? इन्विजिलेटर कॉपी पे साइन कैसे करेगा? इन्विजिलेटर फिर आप लपेटे में आ जाएगा। अगर एक इन्विजिलेटर लपेटे में आएगा तो हर व्यक्ति को का वायरस देता जाएगा, लाखों बच्चे प्रभावित हो जाएंगे। कैसे होगा? अभी एक देश के अंतर्गत लगभग 70,000 के आसपास केस प्रतिदिन निकल रहा है, और ये सितंबर में परीक्षा कराने का एक ही मकसद है कि सारी परीक्षाएं झटके से करा के खत्म कर दिया जाए। उसके बाद भले ही हो जाएगा कि परीक्षाएं होने से फैल गया, और तब तक में अक्टूबर आ जाएगा। जब तक पता चलेगा कितने लोगों को फैला, अक्टूबर आ जाएगा, और जितने लोग मरेंगे नवंबर आ जाएगा। वैक्सीन आ ही रही है, ऐसा सुनने में आया है। रशिया की वैक्सीन आ चुकी है, तो भारत वाले भी ला ही देंगे, यानी संभावना है कि नवंबर से दिसंबर तक मैटर हो जाएगा खत्म। उसके बाद लोग भूल जाएंगे और अगला साल आ जाएगा, सब काम करने निकल जाएंगे, कहानी लोग भूल जाएंगे और हमारे पास विकल्प ना होगा, और हम फिर इसी गवर्नमेंट को या एक नई गवर्नमेंट के रूप में इसी को सिलेक्शन दे देंगे, और फिर उसके बाद सब काम खत्म हो जाएगा।
यही सर लोग अब तो इस स्टेज में पहुंच गया है ना, अब तो देखी जाएगी। सर यूपी में स्लोगन चल रहा है, कोरोना को बोल रहे हैं लोग, अब देखी जाएगी जो होगा। हाँ देखी जाएगी, हाँ ये देखी कंडीशन होगा, निकलते हैं बाहर देखते हैं कितना होता है, देखी जाएगी। स्टेज पे आ गया है कोरोना यूपी में। कितना नहीं होता। लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि प्लानिंग से हर काम होना चाहिए। तो अब यहाँ पर एक ही चीज दिखता है कि सरकार जो है वित्त की ओर जा रही है, तो उसको वित्त यानी पैसे चाहिए, तो पैसे के ऊपर से सारे कार्य हो रहे हैं। क्योंकि ये परीक्षा खत्म, तो 1,000 रुपए आप लोगों ने दिया, वो हजम भूल जाइए, आप भले परीक्षा मत देने जाइएगा, ऐसी बात है, इसमें यहाँ नहीं जाएगी, घर वाले रोक देंगे, घर वाले रोक देंगे, समझ रहे ना। लड़के जाएंगे, जो स्टूडेंट है कमरा लेके रह रहे हैं, जिनको घर वालों का दबाव कम है, वो चले जाएंगे और परीक्षा में देके चले आएंगे। इससे से लगभग 20 to 30%, 40% लोग परीक्षाएं दे देंगे। परीक्षाएं दे दिया, उन्होंने अपना काम कर लिया, परीक्षा हो गया, आपका पैसा खत्म। अब 2 महीने बाद फिर से फॉर्म आएगा, अक्टूबर में फॉर्म आ जाएगा, सोचिए जैसे नवंबर में, सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर तक में फॉर्म आ जाएगा कि दिसंबर में परीक्षा है। आप दिसंबर की परीक्षा के लिए 1,000 रुपए डालोगे और पूरे देश में सारी परीक्षाएं हो चुकी होंगी, तो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ बच्चे हर साल परीक्षा देते हैं। फॉर्म तो ऑनलाइन भरा जाता है, सबकी आदत पड़ी गई है ऑनलाइन भरने की, मेरा ऑनलाइन परीक्षाएं भर दिया जाएगा। 1,000 रुपए 2.5 करोड़ से 3 करोड़ बच्चे फॉर्म में देंगे। अब आप सोचिए, ऐसे फॉर्म भराया जा रहा है, सबका लगभग 1,000 से 2,000 फॉर्म होती है, और जब 2.5 से 3 करोड़ लोग फॉर्म भर देंगे तो सरकार के पास बड़ा वाला राजस्व आ जाएगा, और फिर वो बड़े वाले राजस्व से अभी जो उनकी वर्तमान दिक्कत है वो रिजॉल्व हो जाएगी। जैसे अभी कल आपने सुना होगा कि सभा खोली गई उत्तर प्रदेश में, जो विधानसभा खोली, तो विधानसभा में पहली बार यही उठाया गया कि 3 करोड़ रुपए जो विधायक निधि है वो यूपी सरकार ने कह दिया था 1 साल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। तो कि हम विकास के कार्य कैसे करेंगे अगर हमें विधायक निधि नहीं, तो विधायक निधि ये पैसा आए कहां से? ये पैसा आएगा स्टूडेंट्स के द्वारा, यानी जो स्टूडेंट्स हैं, आप हैं, 1,000 रुपए भी 2 महीने बाद देंगे, वही पैसे से विधायक निधि बन जाएगी और उससे विधायक निधि में पैसा आ जाएगा और फिर विधायकों को पैसा मिल जाएगा अपने काम करने के लिए, विकास के नाम के लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर की गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हमें ये साफ साफ दिख रही है कि इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है कि भाई किसी तरीके से पैसा है, पैसा आने के रास्ते न बंद किए जाए। जब शराब चलाई जा सकती है, जब कोविड इतना फैल रहा था तब, तो परीक्षा के माध्यम से इजीली पैसा आता है, बड़ा राजस्व मिलेगा, तो सरकार उधर ध्यान केंद्रित कर रही है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि ये तो हो गई सरकार के कंटेंट के, सरकार के खिलाफ लोगों ने अपनी बातें कही, बट हमारी पॉलिसी क्या होगी? क्या इस परीक्षा को हम इग्नोर करें और इसके बाद जैसा हम सोच रहे थे कि दिसंबर की परीक्षा होगी, हम उसी को ध्यान में रख के पढ़े, क्या इस परीक्षा के लिए आनन फानन कुछ भी करने का करें? लेकिन इस परीक्षा को निकाल पाने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या 16 सितंबर का मतलब आप समझ रहे हैं, 16 सितंबर में अगर परीक्षा होती है तो हमारे पास 27 से 28 दिन का वक्त है। अगर आज की डेट से जोड़ लें, 27 से 28 दिन के वक्त में जो आपने पढ़ रखा है उसी को स्टॉप किया जाए या कुछ और चीजों को आनंद फानन में पढ़ाया जाए। ऐसी बात है, बिना बेसिक होता, ना मैथ्स होता है, ना लॉजिक होता है, ना रीजनिंग होती है। और जहां तक मैं देख रहा हूँ इन क्लास बहुत कम स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं कि आप पैनिक ना हो करके जिस गति से पढ़ रहे थे उस गति से पढ़ाई कीजिए। 150 से अधिक 250 वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है फ्री टू ऑल, यानी ये 250 वीडियो कोई भी जा सकता है, देख सकता है। अब 250 वीडियो और लगभग एक वीडियो आधा घंटा 1 घंटे के आसपास का है, यानी लगभग 100 घंटे के ऊपर का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर, जिसके अंतर्गत लेक्चर्स की संख्या मैं देखूं तो 72, 80, 90 इस तरह से कई यूनिट के लेक्चर्स हैं। और इस 1 महीने के अंदर भी मैंने लगभग 100 लेक्चर के ऊपर अपलोड करूंगा, तो लगभग आप लोगों के पास 300 के आसपास लेक्चर मिल रहे हैं। आप इन लेक्चर्स को देखकर जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है जो यूनिट्स समझे, इनमें क्वेश्चन डिस्कशन भी है, डेली क्वेश्चंस भी है, तो आपको परेशान नहीं होने की जरूरत है कि बच्चे हेल्प कर दें। मैं आपका प्रत्यक्ष हेल्प कर रहा हूँ। मेरे साइट पर, मेरे YouTube चैनल पर आप जाकर के जो 250 वीडियोस हैं उन्हें देखिए। 20 से 25 वीडियोस मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं, मैं उन्हें भी सब अपलोड कर दूंगा और लगभग और भी वीडियोस बनाकर
मेरा जो अपनी स्ट्रेटजी है कि 300 के आसपास वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं, जिसे आप देखकर एग्जामिनेशन के लिए अपना तैयारी करना शुरू कर। ठीक है, तो आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक सलाह दे रहा हूं, बाकी मर्जी आपकी है। मेरी सलाह है इस एग्जामिनेशन को लेकर मत चिंता कीजिए। ये समय बेसमय परीक्षा हो रही है, व्यक्तिगत रूप से आपको निकलना भी खतरा है। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी होगी, क्योंकि आप समझ रहे हैं कितना कोविड फैला हुआ है। 319 लोग एक दिन में इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में प्रभावित हुए हैं टेस्ट के बाद। कल की डेट की सूचना है कि प्रयागराज में 319 लोग एक दिन में। अब 319 लोग एक दिन में, तो जांच जितनी हो रही उसके हिसाब से निकला है। यानी आप समझ सकते हैं कि 2000-3000 जांच हो रही है, 4000 जांच हुई इलाहाबाद में, उसमें 319 लोग आ रहे हैं बड़े पैमाने पे। और इस बीच में 1 महीने बाद अभी वैक्सीन नहीं आने वाली है। 1 महीने बाद बच्चे यहाँ पे इलाहाबाद के केसेस के तो 600, 700, 800 एक दिन में 1000 के आसपास केस होगा। ऐसे में आप निकलेंगे लपेटे में आ जाएंगे, तो 2 से 3% लोग मर भी रहे हैं। जान गंवाना नहीं है, जान लीजिए जान है तो जहान है। सरकार की अपनी नीतियां हैं तो हमारी अपनी नीतियां। हम अपने सरकार है और अपने फैसले लेने हम सक्षम हैं, और आप अपने फैसले लीजिए। मेरा आपको सलाह है, परेशान मत होइए। कोविड का दौर है, देने दीजिए उनको परीक्षा। वो अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से, अपने आर्थिक दृष्टिकोण से परीक्षा लेना चाहते हैं, क्योंकि नया फॉर्म निकाल सके और उससे उनको इकोनॉमिक बेनिफिट हो सके। चंदा समझ लीजिए कि आपका 1000 रुपए गया और 1000 रुपए अगला आप लगाएंगे, वो अगले परीक्षा के लिए लग जाइए, क्योंकि परीक्षा में तैयारी में भी कम से कम 6 महीना लगता है। आपको समझ रहे हैं? और आप देख रहे हैं कि परीक्षाएं इतनी पैनिक सिचुएशन में पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाती। आप सब लोग एकदम कहा जाए घर के अंदर बाउंड है, जो एक नॉर्मल सिचुएशन होती है वो नहीं है। एक टेंशन है, एक चिंता है, इस सब लोग सर पे सवार और चिंता में पढ़ाई नहीं होती है। अगर आप बहुत ज्यादा तनाव लेंगे तो आपके लिए वो मुश्किल, आपके लिए और परेशानी बढ़ेगी। इससे बेहतर ये है कि अगली परीक्षा के लिए आप सब लोग अपनी हिम्मत मान लें, घबराइए बिल्कुल। क्लियर? वैसा मैं आपको यस सर। सलाह दूंगा। सर एक चीज पूछनी थी सर। बेटा सर सॉरी सर, मेरा वीडियो नहीं ऑन हो पाएगा सर, वो वीडियो रुक रहा है सर से मैंने ऑफर। सर ये इसमें सर 2 डेट क्यों दी है सर? एक 16 दी है और सर एक 20 दी है, तो ये 2 डेट क्यों दिया है सर? वो अब यहाँ पर उनका कुछ अपना कंडीशन हो सकता है। कुछ लोगों का 16 में हो जाएगा, कुछ लोगों का 28 में हो जाएगा। यानी हो सकता है कि 2 चरण में परीक्षाएं कराएं, आधा आधा। अब वो उनकी कंडीशन है, खैर उन्हें जो कराना है करा लेने दीजिए। मैं आपको एक ही चीज दूंगा कि अगर लोकल स्तर पे रीजनली परीक्षा आपको सेंटर मिलता है, तो अगर आप रीच कर सकते हैं तो रीच करिएगा, लेकिन आप इंटर स्टेट या सर मेरा तो सेंटर कानपुर का है। एक्चुअली मैंने फॉर्म वहीं भरा था, सेंटर भी वहीं का डाला था अपने मायके का, तो मेरा सेंटर भी वहीं जाएगा। और मैं हूँ नोएडा में, मुझे तो अप डाउन करना पड़ेगा, और ट्रेन से जाना तो बहुत रिस्की है। बच्चे घर चले गए हैं, सबकी सामने यही सिचुएशन है। और एक चीज मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, ट्रैवल मत करिएगा। देखिए जान है तो जहान है, और जान से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप अटेम्प्ट आपको 6 महीने पे मिल रहे हैं, सरकारें अटेम्प्ट लेंगी क्योंकि सरकारों को पैसा चाहिए 6 महीने में एग्जाम। नेट की परीक्षा आपकी तैयारी 100% नहीं है, इसलिए अभी आप परेशान मत होइए। ठीक है, डोंट ट्रैवल। मेरा आपको सलाह है कि आप इस परीक्षा को लेकर पैनिक मत होइए। हम लगते हैं अगली परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मन से लगिए, आपको अच्छे से धैर्य के साथ अगली परीक्षा जरूर निकालेंगे। ये मैं आपको देखिए नहीं चाहिए परंतु कहूंगा तो कानपुर में तो सर पर डे 700-800 केस निकल रहे हैं डेली। कानपुर की स्थिति ये होगी कि हर दिन 6 से 7,000 केस निकलेंगे, आप समझ लीजिए। ऐसे में आप उस कानपुर में जाएंगे, उस प्रयागराज में जाएंगे जहां पे इतने ज्यादा केसेस हैं, शैक्षणिक संस्थान खोल देंगे तो क्या केसेस खत्म हो जाएंगे? हम डॉक्टर तो है नहीं, हमें आप सुविधाएं दे रहे हैं। डॉक्टर्स ही केवल बैरियर्स हैं, टीचर्स या बैरियर्स नहीं है, इन्विजिलेटर बैरियर नहीं है। बैरियर छोड़िए, सब कैरियर बन जाएंगे, कोरोना कैरियर। और सर एक चीज और सर कि सर दिसंबर में जैसे ये पेपर, जैसे सर ये हम लोग का ओपिनियन है कि सर ये इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि दिसंबर में फिर से लें, बट सर दिसंबर का तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं सर। फिर इसमें कुछ ट्विस्ट ला दें कि दिसंबर वाला होगा ही नहीं, तो सर बच्चों का तो फिर खत्म हो गया ना सर। सर ये भी श्योरिटी नहीं है।
आप देख लीजिए दिसंबर तो होना ही होना है। ईमेल वाला लिंक है सर, पैसा कैसे मिलेगा? अभी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे बड़े-बड़े साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं और आप इकोनॉमिस्ट हैं, आपको कुछ प्यार नहीं। सर मैंने आपको पहले ही बोला था सर, ये नवंबर का जब आया था तब मैंने, आज से हमारी बात हुई सर, आपने कहा था ना कि बताओ अब क्या होगा, मैंने कहा था सर इनको पैसा चाहिए तो सर ये फिर से फॉर्म निकालेंगे। राइट से मैं पहले कहता था फॉर्म आने वाला है, एग्जाम तो हो गई होगा, फॉर्म आने वाला है। इतना लेट एग्जाम ले लेने से जून में अच्छा रहता, सारी बात खत्म, लोग घर में रहते, लॉकडाउन चलता रहता, आप परीक्षा दे डालते, क्या दिक्कत था, हो जाता सब उसी में। तो फिर करके मंगल ग्रह पे होगी ये मान लीजिए, और हम मंगल ग्रह पर नहीं जा सकते। सर ऐसे एक ही चीज बोलूंगी सर, ऐसे मैनेजमेंट, ऐसे गवर्नमेंट को हाथ जोड़ो सर, उससे बेटर तो सर कम्युनिस्ट होना, उससे बेटर को मोनार्की रूल होना सर, डेमोक्रेटिक होने से कोई फायदा नहीं है। बेकार है, कुछ नहीं है। देखिए आपने संविधान नहीं पढ़ा है, संविधान की वीडियो देख लीजिएगा। यस सर। टर्म है मूल कर्तव्य के ऊपर, तो मूल कर्तव्य और फंडामेंटल ड्यूटीज है वो टर्म स्थित करा माइंड से 51 का में जोड़ा गया। जनता के दायित्वों के विषय में कहा गया है, जनता को क्या करना चाहिए, तो ये जनता का अधिकार है और जनता द्वारा प्रवर्तनीय एक लाइन है, जनता का अधिकार है, जनता द्वारा प्रवर्तनीय, तो आपके पास वोट का अधिकार है और ये आपको कास्ट करना है, उसको लागू कराना है। तो यहाँ पर जिसको करना है, ये लोकतंत्र की अच्छाई है, जिसको जो करना है कर ले, उसके बाद बारी आपकी। आप लोग भूलिए नहीं, इन बातों को नोट करते चलिए कि क्या हो रहा है। गवर्नमेंट लोगों की जान की भी केयर। I am criticizing only my government, not a party, not neither am favoring any party. You know this colleague. हम जो भी बातें बोलते हैं पार्टी की फेवर में नहीं होकर बोलते हैं, हम सिर्फ अपनी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस समय परीक्षा कराना वास्तविक रूप से गलत है। परीक्षाएं ऐसे नहीं होती, बहुत गलत है सर, बहुत गलत है सर, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप क्षेत्रीय स्तर की परीक्षा, एंट्रेंस टेस्ट वगैरह आप करा लेते, लोकल स्तर के बच्चे पीएचडी में एडमिशन चाहते ले लें, वो सारी चीजें ठीक है। आपको सच बता दें, अभी हमारे छोटे भाई जो इंजीनियर है आईबीएम में, बेंगलोर में है, वो ऑनलाइन, उनका आईएससी बेंगलोर में, वो आईबीएम साइंटिस्ट है, रिसर्च साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, और उनका पीएचडी में उन्होंने एडमिशन भी लिया है। पीएचडी में एडमिशन, एंट्रेंस सब ऑनलाइन हुआ, ऑनलाइन एंट्रेंस हुआ आईएससी में, और उन्होंने ऑनलाइन एंट्रेंस के थ्रू आईएससी में एडमिशन ले लिया पीएचडी। तो ऑनलाइन पीएचडी में एडमिशन हो रहा है, आप ऑनलाइन एडमिशन को प्रमोट कर दे, ये ज्यादा बेटर होगा। और जो ये आपका नेशनल स्तर की परीक्षाएं थी, इन्हें रोक देना चाहिए। सीधा सीधा इसमें किसी का सेशन नहीं खराब होगा। अगर अभी परीक्षा ना होगा तो कोई सत्र आपका आसान नहीं हो रहा है, किसी का साल नहीं जाएगा। यस सर। इस परीक्षा को होने के बाद पीएचडी का एंट्रेंस, पीएचडी में एडमिशन के लिए आपको अगले साल मार्च अप्रैल वाला जो फॉर्म आएगा उससे मतलब, वो आप दिसंबर से पहले, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में अच्छा परीक्षा करा लें, आप फिर से फॉर्म निकालते, जो एलिजिबल बच्चे हैं जुड़ जाते। लेकिन पैसे के दृष्टिकोण से ये कार्य किया जा रहा है, स्पष्ट समझ में आ रहा है। भले ही लिख दिया स्टूडेंट्स के एकेडमिक फेवर, आपका कैसा एकेडमिक फेवर हो रहा है, आपको पता है कि इससे कोई एकेडमिक नुकसान नहीं हो रहा है, एटलीस्ट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को इससे हटाया जाना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट होना चाहिए कि ऊपर टॉपिक में लिखा हुआ है एंट्रेंस टेस्ट को दृष्टिकोण में रखते हुए, तो एंट्रेंस टेस्ट नेट नहीं है और नेट एक एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए। तो अब इस पर अगर हो सके तो कोर्ट को इस पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट हमारे पास और कोई तरीका नहीं है कि हम अपनी बातें कह सके और हमारा कोई फेवर कर सके। बाकी कोर्ट के संबंध में कुछ भी कहना और अनुचित है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा कोर्ट के संबंध में, ठीक है। प्रशांत भूषण बन जाएंगे सर फिर। हमें भी समाज में रहना है और मैंने बहुत देखी है, इवन कुछ कोर्ट्स में हो चुका है और कई कोर्ट के फैसले
मेरे अगेंस्ट भी रहे, तो मैंने पूरी लाइफ में बहुत कुछ झेल लिया। 28 से अधिक मुकदमे लड़ चुका हूँ, तो मैंने बहुत कुछ झेला है। एक बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हुए बचे, तो इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। So, I will not say कोर्ट बड़ा है, देश में जज बड़े होते हैं, बस जज जो कहते हैं सही कहते हैं, बाकी सब चुप रहते हैं, ठीक है? तो अब कुछ नहीं कहने वाले। चलिए फिर आपकी चिंताओं का निराकरण हो गया है, चिंता हटा दीजिए। सबसे अच्छी बात यही है कि जब बहुत भारी चिंता आता है तो उसको तुरंत इग्नोर कर देना चाहिए, और इग्नोर करके अपनी तैयारी उसी गति के हिसाब से रखते हुए हम कराएंगे आपकी वैसे ही तैयारी ऑनलाइन के हिसाब से जैसी क्लासेस हमारी चल रही थी। आप लोगों को सलाह है, जो नए स्टूडेंट्स हैं, हमारे पूर्व के वीडियोस जो ऑनलाइन पे रखे हैं आप अनुसंधान एकेडमी इलाहाबाद चैनल पर जाकर के, क्योंकि अनुसंधान एकेडमी पर जब मैंने अपने चैनल पर ऑनलाइन करना शुरू किया तो मैंने देखा कि अनुसंधान एकेडमी की टीचिंग में कई एक चैनल पहले से चल रहे हैं। अनुसंधान एकेडमी फॉलो कर लो, हम इसी से कर फिर बंद हो जाएगा, क्या मतलब, ऐसे ही नेटवर्क बहुत बेकार है। और अनुसंधान एकेडमी इलाहाबाद नाम से हमारा चैनल है, आप इस पर जाकर के वीडियोस को देखिए, इनको रिवीजन करिए, इस पर काफी क्वेश्चन डिस्कशन भी है, उनको स्टडी करके आप यही एडिशनल तैयारी कर लीजिए। जो हमारे एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं और जो लोगों ने अगर कोई यूनिट छोड़ दी तो ऐसे करें। इसके अलावा मैं प्रयास करूंगा कुछ और भी मैटर इंपॉर्टेंट जो भी है उसका अलग से वीडियोस बना के डाल दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए कुछ हेल्प हो। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा जो इंटर स्टेट है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने वाले हैं, वो कतई ना निकले। ये व्यक्तिगत सलाह है, अपना मान के सलाह दे रहा हूँ, मत जाइए, कोई जरूरत नहीं है, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इस परीक्षा को पास करने के बाद आपकी पीएचडी में एडमिशन नहीं होने वाली है, यानी आप जेआरएफ होकर भी पूरे बैठे रहेंगे एक साल, कोई मतलब नहीं है। आपको 3 साल की जेआरएफ की एलिजिबिलिटी होती है और वो आपको एक साल बैठे बैठे बीत जाएगा, कोई सेंस नहीं निकलेगा, समझ रहे हैं ना। अगर आज आप जेआरएफ होते हैं, मान लीजिए इनका क्या है 15 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, 15 सितंबर को परीक्षा हो जाएगी और कोई भरोसा नहीं है कि 1 अक्टूबर को रिजल्ट घोषित कर ऑनलाइन सब होना है। तो उसमें आप जेआरएफ हो भी जाएंगे तो बैठे रहेंगे, क्योंकि नया फॉर्म पीएचडी का कब आएगा, मार्च अप्रैल में नेक्स्ट ईयर। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, एंट्रेंस का एग्जाम देख रहे हैं कब हो रहा है, मार्च अप्रैल में जब फॉर्म आएगा तो एंट्रेंस का एग्जाम मई जून में, तो मई जून में, और आपको बेनिफिट मिलना शुरू होगा अगले साल सितंबर से, एडमिशन अगर हो गया तो। एक साल कोई मतलब नहीं है, इस एक साल में 2 बार परीक्षाएं हो जाएंगी, और आपके लिए जो सबसे एलिजिबल परीक्षा होगी वो दिसंबर जनवरी फरवरी वाला परीक्षा होगी, और ये डेट श्योर है कि सितंबर में अगर परीक्षा करा देते हैं तो दिसंबर जनवरी फरवरी वाली परीक्षा के लिए आपके लिए रास्ता हो सकता है। एक बात और कहूंगा, लेकिन तीसरी कंडीशन भी आ सकती है, तो ये परीक्षा हो सकता है स्थगित हो जाए, ये बात समझिए, ये डेट्स हैं, और हो सकता है कोर्ट में इसके खिलाफ रिट पड़े, हो सकता है कुछ और नए विचार किया जाए, हो सकता है एग्जामिनेशन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक जा सके, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे दृष्टिकोण में अगर कोरोना थमा नहीं तो आप इंटर स्टेट ट्रेवल मत करिएगा, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रेवल मत करिएगा, सेल्फ दृष्टिकोण से सुरक्षा के पॉइंट से। लेकिन अगर मान लीजिए वैक्सीनेशन वगैरह हो जाता है, जैसे कि संभावनाएं बहुत कम है, पर थर्ड कॉलम में रखा जा रहा है, और या मेडिसिन आती है, या ऐसा लगता है कि अब हम निकल सकते हैं, हम सेफ हैं, तो हो सकता है अगर अक्टूबर में परीक्षाएं की डेट खिंच भी सकती, कुछ भी संभव है, एनीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि जिस हिसाब से कंडीशन दिख रही है, अगर बहुत ज्यादा कोरोना फैला होगा तो सरकार को भी सोचने में मजबूरी होगी, कोर्ट भी है, बहुत कुछ हो सकता है। तो हम एकदम से नाम ही ना माने कि परीक्षाएं हमारे लिए भी खत्म हो गई, क्योंकि अभी परीक्षाएं हुई नहीं, परीक्षाओं की डेट आई। तो आप अपनी पढ़ाई को एकदम बंद मत कर दीजिएगा, एकदम ढीले ना पड़ जाइएगा, नहीं बाद में आप कहेंगे सर आपने कर दिया तो ये परीक्षाओं में भूल जाइए। इसलिए आप अपनी परीक्षा, अपनी पढ़ाई को उसी तरीके से करिए, आप जितना अधिक अभी पढ़ सकते हैं घर पे वैसे पढ़िए, निकलने का प्रयास ना करें, ठीक है, क्लियर। तो मैंने बहुत कुछ आप लोगों को बता दिया, अपने सारे विषय को कल से लेके आज तक जितना मनन किया मैंने, रात को 3 बज गया था मनन करते हुए, चिंतन करते हुए, 3:30 बजे सोया हूं। फीवर भी मुझे था, फीवर तो सर्दी जुकाम फीवर हो गया 2-3 दिन, डर लगता है कहीं कोरोना से, लेकिन हाँ वो सब नहीं, सर दिखा लीजिए, बहुत डर लगता है, लेकिन
तो मेडिसिन प्रॉपरली लीजिए और स्टीम वगैरह करते रहिए। हाँ, मैं सब कर रहा हूँ। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, नॉर्मल। तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप अपनी पढ़ाई जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए, अगले एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, ठीक है? क्लियर? और कोई ट्रैवल नहीं करेगा, जो जहाँ है वहीं रुक जाए। मेरे लिए तो ट्रेन से जाना थोड़ा बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। वो अलग बात है कि पूरी दुनिया ट्रैवल कर रही है। अभी हमारे एक रिलेटिव है, वो जयपुर में एक्सपायर हो गए और यहाँ से कुछ लोगों को प्रयागराज से जयपुर जाना था, भागलपुर जाना था, भागलपुर में एक्सपायर हो। तो उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन रिजर्वेशन करा दीजिए। मैंने ऑनलाइन रिजर्वेशन का प्रयास किया, मैंने देखा कि महीना 13 महीने तक सारी ट्रेन बुक है। लोग इतना ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं कि ऑनलाइन रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। फिर वो प्राइवेट गाड़ी करके गए, प्राइवेट गाड़ी नहीं मिल रही, महंगी में प्राइवेट गाड़ी करना पड़ा, कैसे कैसे करके लोग जा रहे हैं। तो लोग तो इतना जा रहे हैं, कोरोना कहाँ है? इसी को देखा जाए तो सरकार ने तो ठीक ही किया कि लोग घूम सकते हैं तो परीक्षाएं, और मुझे भी पता है कि परीक्षाएं लोग जरूर जाएंगे। अगर इसका विरोध करें, अगर लोग परीक्षाएं ना दें, छोड़ दें, तो शायद इसका एक मैसेज जाए सरकार को कि हाँ वो गलत कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है बस भर भर के लोग जाएंगे, ई रिक्शा भर भर के जाएंगे। बीएड की एंट्रेंस की परीक्षा भी प्रयागराज में था, तो मुझे संडे को सरकार ने कह दिया लॉकडाउन हटा रहे हैं। जो ई रिक्शा पे लोग सफर कर रहे हैं, जो बस भर भर के गए हैं, कि अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कोरोना कहाँ है? कोरोना कहीं नहीं दिखाई दिया। और उसके वजह से ये केसेस जो 250 आ रहा था पिछले सप्ताह, इस सप्ताह यानी कल 350 की रेंज में पहुंच। और क्या कहा जाएगा, जैसे ही तो कोरोना बढ़ रहा है। तो एटलीस्ट इसमें गवर्नमेंट को तो ऐसा काम अभी नहीं करना चाहिए। शिक्षा को और हो सके थोड़ा बचा लें, थोड़ा रोक लें, क्योंकि बच्चे जो है वो नादान होते हैं, वो चिंतन नहीं कर सकते हैं और वो दौड़ जाते हैं। तो एटलीस्ट सोचना चाहिए। तो सोशल वेलफेयर कोई चीज होती है, समाज कल्याण जैसी भावना के साथ कार्य करना चाहिए। अभी सर बीओ का एग्जाम था, तो कुछ लोगों का सेंटर बरेली गया था, मेरी कुछ फ्रेंड्स का सेंटर भी बरेली गया था। बता रहे थे कि कुछ भी अरेंजमेंट नहीं, सब ऐसे ही घुसे जा रहे, पूरी भीड़, सीटें भी पास पड़ी, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, बस ये था मास्क बांधे थे। अगर कोई यहाँ तक नाक खोल कर मास्क या नाक खोला रहता है, मास्क लगाया और उसके बाद मास्क हाँ वो थोड़ी देर बाद गले में आता है। खासतौर से कपड़ा वाला जो मास्क होता है ना, वो तो लटक ही जाता है। खोखला वाला मास्क तो भी नाक के ऊपर पहुंचता है, तो कपड़ा वाला मास्क तो लटक जाता है। और मास्क है, और मास्क तो छोड़िए, लोग बस केवल दुपट्टा लपेट लिए, थोड़ी देर के लिए दुपट्टा लपेट लिए, बस कोरोना भाग गया। अरे कुछ नहीं, कोई नहीं हो रहा है, कोरोना नहीं जाएगा ऐसे। अब कोरोना तभी जाएगा जब वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन कब होगा? अगर हम पता नहीं दिसंबर को देखें तो 6 महीना से पहले, दिसंबर से पहले हमारे यहाँ कोई दवा, कोई वैक्सीनेशन नहीं आने वाली है। देश और दुनिया में अभी जाएगी, बस हमारे यहाँ पे आने में ये 2021 हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि इस बार होली जो कि मार्च में होगी, हम खेल सकेंगे वैक्सीनेशन लगा करके, यही बस आशा कर लें। क्योंकि पिछली होली से शुरू हुई ये प्रॉब्लम है और अगले होली आने वाली ये प्रॉब्लम है। तब तक व्यापार को भी बड़ा प्रभाव कर रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा हो रहा है, क्योंकि रेंट के कॉस्ट से लैंडलॉर्ड को रेंट देना है और वो सब कुछ सेविंग से ही जा रहा है। और बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि रेंट एक ज्यादा लंबा होता है, बहुत बड़ा हम लोगों के लिए रेंट होता है। उसके साथ साथ कोचिंग खुलते ही स्टाफ को तो मैंने अभी मना कर दिया है, नहीं दे सकते, लेकिन जैसे ही कोचिंग संस्थानें खुल जाएंगी, भले स्टूडेंट्स आए ना आए, स्टाफ जरूर आएगा, और स्टाफ आएगा तो स्टाफ का खर्चा बहुत रेंट के जस्ट डबल हो जाता है। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल वाली स्थिति होगी, बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा, बहुत कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है। लेकिन अब क्या कहा जाए, कोरोना ने सबको परेशान किया, भी परेशान है, लेकिन उस सब के अलावा यही है कि पहले जान है फिर जहान है। ठीक है, तो चलिए, जान भी है और जहान भी है जैसी चीजें नहीं हो सकती, केवल जान पहले और फिर जहान। चलिए कुछ स्टडी पे चलते हैं और फटाफट एक हल्का सा रिवीजन एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक हल्का सा टेस्ट कराते हुए आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले मैंने जो आपको पढ़ा रखा है एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से, वहां से चलूंगा, बिगिन फ्रॉम द नोट्स।
सर टेस्ट ना लीजिए, आज ऑलरेडी इतना लेट हो गया है। अच्छा, ठीक है, टेस्ट नहीं लेने आज। कल का नोट्स मैंने आप लोगों को भेज दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। यस सर, आ गया। तो मैंने अब तक आपको जो पढ़ाया है मैं एक हल्का सा रिकैप करता चल रहा हूँ। मैंने सबसे पहले आपको एनवायरनमेंट में पढ़ाया कि एनवायरनमेंट क्या होती है, एनवायरनमेंट के मीनिंग को बताया, पर्यावरण के घटकों की चर्चा की, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसके बाद मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर सभी प्रकार के मंडलों के विषय में बताया। गैसेस की एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंटेशन है एक चार्ट किया। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर पर चर्चा की गई। इसके बाद पीपल एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन की बात हुई। उसके बाद मैंने इकोसिस्टम पढ़ाया, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र के सभी प्रकार के प्रकार जैसे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, एक्वेटिक पारिस्थितिकी तंत्र, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र, फ्रेश वाटर पारिस्थितिकी तंत्र। इसके बाद कुछ कीटभक्षी पौधों के विषय में चर्चा की गई। इंसेक्टिवोरस प्लांट कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि प्राकृतिक माहौल के साथ एडजस्टमेंट के दृष्टिकोण से मिट्टी को ठीक से ना पाने की वजह से, नाइट्रोजन की कमी की वजह से कीटों का भक्षण करते हैं और अपने शरीर में यानी अपने अंतर्गत उन कीटों के माध्यम से नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। इसके बाद मैंने कुछ विशेष प्रकार की ऐसे विलुप्त कैटेगरी के जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी हैं उनकी पशु पक्षियों की चर्चा किया, जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड और तमाम प्रकार की चर्चा हुई। फिर मैंने आपसे चर्चा किया पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं और कार्य, फिर इकोलॉजी की बात करी जिसमें मैंने सभी प्रकार के साइकिल्स, इसमें बायो जियोकेमिकल साइकिल के अंतर्गत कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, रॉक साइकिल, इन सभी प्रकार के साइकिल्स की चर्चा की। ऑक्सीजन साइकिल के अंतर्गत ओजोन परत में निश्चित हुआ सतही ओजोन किसे कहते हैं बताया गया। ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित ग्राफ, इसकी चर्चा हुई। देन आफ्टर मैंने कुछ विशेष प्रकार के लक्ष्य, विकास लक्ष्य, संपोषणी विकास लक्ष्य, इनके ऊपर मैटर आपको दिया। फिर राष्ट्रीय नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इसी पे चर्चा हुई। फिर मानव जनित गतिविधियां और पर्यावरण कैसे प्रभावित होता है इस पर चर्चा हुआ। प्रदूषण के ऊपर चर्चा हुआ, प्रदूषण से पर्यावरण मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है इसे बताया। एयर पॉल्यूशन किसे कहते हैं इसके ऊपर एनालिसिस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हैवी एलिमेंट पॉल्यूटेंट्स, करंट फैक्ट्स के अंतर्गत दिल्ली नॉट इवन दिल्ली के ऊपर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइट के ऊपर चर्चा हुई। देन आफ्टर इंडियाज ऑटो फ्यूल एजेंसी जिसमें भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड बीएस स्टैंडर्ड के विषय में और सभी प्रकार के बीएस स्टैंडर्ड बीएस 2 3 4 5 और वर्तमान में लागू 6 स्टैंडर्ड की अलग हुआ, इसकी चर्चा हुई। फिर जल प्रदूषण के ऊपर होने वाले प्रभाव, जल में होने वाले प्रभाव, बैड इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन होता है। फिर मृदा प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन चर्चा हुआ, सॉइल पॉल्यूशन, फिर नॉइज पॉल्यूशन। देन आफ्टर कचरे वेस्ट के ऊपर पूरा मैटर बताया गया। फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जिसके अंदर फॉसिल फ्यूल्स, यूरेनियम क्या है, यूरेनियम फ्यूजन के विषय में बात हुआ, यूरेनियम के ऊपर कैरी, थोरियम, प्लूटोनियम। फिर अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी की चर्चा हुई जिसके अंदर बायोमास, हाइड्रो पावर, विंड पावर, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं, भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप के प्रकार,
फिर वेव्स, इसके बाद सुनामी की भी चर्चा हुआ, फिर कुछ इंपॉर्टेंट सुनामियां जैसे फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुई सुनामी और फिर वोल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी विस्फोट क्या कहते हैं, चक्रवात के आदि जो महाद्वीप है यहाँ पर बनने वाले कितने प्रकार के मैक्सिमम चक्रवात इंपॉर्टेंट। मैंने इधर लगभग 9 चक्रवातों पर डेप्थ एनालिसिस किया, जिसमें ओडिशा साइक्लोन 1999 में फैली, हरिकेन, टोर्नेडो, टाइफून और इधर लेटेस्ट आए तैयार तमाम साइक्लोन जो अम्फान वगैरह उनकी चर्चा हुई। साइक्लोन चक्रवात की नोमेनक्लेचर, चक्रवात का नामकरण, इस पर चर्चा हुई, इनका नाम कैसे पड़ा। फिर कुछ छोटे-छोटे पॉइंट जैसे लैंडस्लाइड्स, ड्रॉट, सूखे के प्रकार, बाढ़ और पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर जिसको मैंने कल पढ़ाया था, कुछ महत्वपूर्ण प्रकार की महत्वपूर्ण जो सेंचुरीज हैं और नेशनल पार्क हैं, इनकी कुछ संक्षिप्त व्याख्या किया, जिससे कि है तो 500 के ऊपर आप लर्न नहीं कर सकते, लेकिन मैंने इसीलिए आपको 10 से 20 इंपॉर्टेंट छाट करके जो है नेशनल पार्क और सेंचुरीज के विषय में दिया और क्यों प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है, इसके ऊपर स्टडी दिया। इसके अलावा एक छोटी सी टहली औषधियां जो देने वाले पौधे हैं, मेडिसिनल प्लांट्स और उनका क्या क्या बेनिफिट है, उस पर भी चर्चा हुआ। कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की चीजें हो चुकी हैं और लगभग पेज नंबर 69 तक मैंने आपको 67 तक पढ़ा दिया। आज जो चर्चा स्टार्ट होगी वो पेज नंबर 68 से शुरू करूंगा। पेज नंबर 68 में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, 68 और 69 इसको कवर कराऊंगा आज। ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, बस इतना ही थोड़ा आज कराया जाएगा, क्योंकि इसके बाद मैं कल आपका एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक अंतरराष्ट्रीय संधियां शुरू करूंगा, इंटरनेशनल समिट्स, वो काफी इंपॉर्टेंट है और वो पूरा बिगिन होगा। उसमें आपका जितने सम्मेलन हुए, जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन है, पेरिस सम्मेलन है, ब्रुकनेट कमीशन है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, रियो प्रोटोकॉल्स हैं, क्योटो प्रोटोकॉल है, बुरेलाल कमेटी है, मॉरिशस का यूएन सम्मेलन है, पेरिस एग्रीमेंट। हाँ, तो ये सारी चीजें तो क्वेश्चन, ये लगभग मैं समझता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीक तक इसको कवर करा दूंगा। देखिए एग्जामिनेशन को देखकर अगर भागूंगा तो बीच से छोड़कर थोड़ा पढ़ाना वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, अतः इस एग्जामिनेशन को टारगेट ना करते हुए मैं कार्य कर रहा हूँ। इसलिए मैं अपने कार्य को सहज प्रवृत्ति से जैसे मैं कर रहा था मैं वैसे ही करूँ, जिससे कि जो भी पढ़ाऊं वो कॉन्फिडेंस से हो, एटलीस्ट जितना पढ़ा दिया जाए उसमें से कुछ छूट ना जाए, क्योंकि कोई भी चीज को उड़ा ढका के नहीं पढ़ाया जा सकता, सभी चीजों को इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण से पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और आप सब जानते हैं जो ऑनलाइन की भी एडमिशन लिए बच्चे हैं, कोचिंग खुलेगी और ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को मिलता रहेगा, उस वक्त फिर से मुझे इन सब चीजों को रिवीजन कराना पड़ेगा। बच्चे अभी नहीं आ रहे हैं, लगभग क्या कहा जाएगा, मैंने अभी गिनती बताया 8 से 10 बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास ले पा रहे हैं, तो 70 80 90 बच्चों की स्ट्रेंथ उनको फिर से पढ़ाना होगा, तो आपको ऑनलाइन ये चीजें फिर से मिल जाएंगी, यू डोंट हैव टू वरी मच, आपको ये चीजें फिर से भी मिलेंगी और जो चीजें हैं उनको फिर से पढ़ाया जाएगा, और जो पढ़ा दिया है उसको सबको मैंने वीडियो बना दिया है, तो वीडियोस आप लोग देखते चलिए, ठीक है, तो कुछ भी परेशानी नहीं होगी। So we will talk about the important points जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, और उन्हीं important points में आज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम चिपको आंदोलन को सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा करूंगा। इस पर सीधे चल रहा हूं और आपकी स्क्रीन पर आज जो पढ़ाना है वो मैटर उपलब्ध है। आधार और निकालना थोड़ा। स्क्रीन दिखाई दे रही है और मेरी आवाज आपको प्रॉपर्ली आ रही है? यस सर। यस सर, स्क्रीन अभी नहीं शो हो रही है सर, नहीं अब शो हो गई। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी सेट कर दे रहा हूँ। आप लोग रिकॉर्डिंग नहीं देखते, मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम विजन होती है रिकॉर्डिंग का, क्या कारण है? आपके पास टाइम नहीं रहता, क्या कारण है? 4 से 6 लोग रिकॉर्डिंग्स को देखते हैं, मेरा फिर क्या बेनिफिट है मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ?
उसको आप लोग एटलीस्ट एक बार दोबारा क्लास देख डाला करिए, घंटा 1.5 घंटे की पूरी क्लास को। और नहीं तो जो टॉपिकल वीडियोस अपलोड करता हूँ वो देख लिया करिए। सीधा सीधा टॉपिकल वीडियोस होते हैं, किसी किसी टॉपिक पे, जैसे हैरिकेन टोर्नेडो टाइफून पे बना दिया, पीपल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बना दिया। आज भी जो ये पढ़ाने जा रहा हूँ वाटरशेड मैनेजमेंट, इस पर अलग-अलग वीडियो बना दूंगा, छोटे-छोटे क्लिप्स बना दे रहा हूँ। दो तरीके की वीडियोस डालता हूँ, एक डालता हूँ पूरी जूम की क्लास, जैसे आज आपने बिल्कुल ही इंटरेक्शन हो रही है, जिसमें आप लोगों की बात इंटरेक्शन में सामने आ जाती है। तो इस पर कुछ एक दो बच्चों को लगा कि हाँ, हमारी बातें सार्वजनिक हो रही, तो देखिए कोई सार्वजनिक कोई गुप्त बातें तो हम लोग करते नहीं, जो बातें करते हैं हम लोग प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाई के संबंध नहीं करते। वो चाहे हमारे एग्जामिनेशन को लेके टारगेट हो रही हो, तो बच्चों का आपस में कन्वर्सेशन की सारी चीजें, कोई ऐसी इशू नहीं है। तो ये सार्वजनिक होना कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोग जैसे क्लास में अपनी बातें रखते हैं, एक प्रकार से वही ओपन क्लास है। इसके अलावा जो टारगेटेड वीडियोस हैं, जो टॉपिकल वीडियोस हैं, वो जरूर देख लिया करिए। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग वीडियोस को देखें, 1 से 2 बार पूरा वीडियोस देख लिया करिए। इससे अच्छा रिवीजन क्या हो सकता है। मतलब ये समझ लीजिए कि मैंने पहले इस चीज का आभास कभी नहीं किया कि ऑनलाइन क्लास की एक खूबसूरती है कि वीडियो रिकॉर्ड होता है। इससे पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड्स को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता था। मुझे ऐसा लगता था वीडियो रिकॉर्ड होगा तो लोगों के बीच में एक रॉन्ग मैसेज जा सकता है, इस वीडियोस को कोई ऐसे लोग भी देखेंगे जो नॉट इसको सीरियस लेते हैं। लेकिन हमें उनसे ना सोच करके ये सोचना है जो हमारे अपने सीरियस स्टूडेंट्स हैं, वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनका लाभ। तो आप सब लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डेड है, इसको आप अपना जब चाहे तब, खाना भी बना रहे हैं, किचन में भी हैं, पार्ट टाइम में बैठे हैं, वीडियो ऑन कर लीजिए और देखते रहिए। उससे आपको याद करने में मदद होगा, क्योंकि जितना बढ़िया वीडियो से याद हो जाता है उतना रटने और पढ़ने से नहीं होता है। तो प्लीज प्रोमोट ये वीडियो देखना शुरू करिए, ठीक है। और नेटवर्क इशू तो नहीं रहेगा, तमाम ऐसी बातें हो सकता है बच्चों को एहसास हो, इसलिए नेटवर्क की इश्यूज के सब कुछ ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रमोशन रखा है कि अगर आप एडमिशन लेने से पहले चाहें तो 50 रुपीज का काउंसलिंग आप बाय कर सकते हैं। आप 50 रुपीज में एक क्लास हमसे फ्री ले सकते हैं। वो डायरेक्ट इंटरेक्टिव क्लास होगी, डायरेक्ट विजुअल, जैसे अभी मैं आपसे क्लास ले रहा हूँ, जूम पर एक आपसे मेरी मीटिंग होगी और उसमें मैं खुद चाहता हूँ कि आपको पूरी बातें बेहतर रूप से समझा दूं। जैसा कि मेरी अपनी इच्छा रहती है कि एडमिशन लेते समय आदमी पूरी तरीके से मन को बना ले, कच्चे मन से एडमिशन ना ले। तो सारी चीजें को जितना भी हो सकता है, टाइम जितना मेरे पास समय रहेगा, जितना आप बैठ सकेंगे, तो सब बातें कि हाँ नेट कैसे तैयारी करना है, क्या इसका विजन है, एग्जामिनेशन कैसे देना होता है। क्योंकि जो भी नया व्यक्ति है वो हो सकता है वो जो एग्जामिनेशन मेरे आप उससे कुछ लाभ हो सकता है। तो चाहें तो वो काउंसलिंग क्लास के लिए 50 रुपीज अमाउंट में डेबिट करके डायरेक्ट हमसे पर्सनल मीटिंग क्लास ले सकते हैं। तो आप उसको बता सकते हैं कि पर्सनल मीटिंग क्लास कर देंगे। हाँ, उसके लिए यही कि क्लास जब शाम को खाली होगी तो 7 बजे के बाद जब मैं खाली होता हूँ क्लासेस को बता करके या टाइम निकाल लूंगा, ऑलरेडी कौन सा टाइम हो सकता है या संडे वगैरह कर देंगे, तो एक बेहतर रूप से बैठ कर घंटा 2 घंटा चलेगा। फिर मन बढ़ता है तो एडमिशन जल्द मन बने लीजिए। आपकी ओर से आप लोग अपना म्यूट कर दीजिए। म्यूट कर दीजिए। वीडियोस अपना ऑन रखा करें, सारे लोग वीडियोस ऑन रखें, बस केवल ऑडियो को बंद रखें, जिससे ये समझ में आए कि कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा है। 1 मिनट का ब्रेक लूंगा फिर स्टार्ट करूंगा।
वाटरशेड मैनेजमेंट पर चर्चा करूंगा। तो आज जो हमारी चर्चा है वो IDPWM यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर वाटरशेड मैनेजमेंट पर है। क्या है ये प्रोग्राम? पेरिस केस में संक्षिप्त इंफॉर्मेशन। सन 1976 में सेना से सेवानिवृत्त हुए अन्ना हजारे यानी अन्ना हजारे आपने नाम सुना होगा, महान समाज सेवक और एक अच्छे क्रांतिकारी जो आधुनिक युग में कहा जाए तो उन्होंने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप उठाए और अपनी आवाजों को जनता लोकतांत्रिक माध्यमों के थ्रू सरकार तक पहुंचाया, जिससे आरटीआई जैसे महत्वपूर्ण फैसले हो सके। उन्होंने ही इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया, जिसे उन्होंने अपने गांव रालेगांव सिद्ध अहमदनगर महाराष्ट्र से प्रारंभ किया। ये कई बार ये पॉइंट एग्जामिनेशन में पूछा गया कि इन्होंने कभी प्रोग्राम शुरू किया, किस गांव से रिलेटेड? रालेगांव सिद्ध, ये नोटिस कर लीजिएगा, रालेगांव सिद्ध। इसके अंतर्गत उन्होंने क्या क्या योजनाएं रखी तो उसकी चर्चा करूंगा। क्या है ये वाटरशेड मैनेजमेंट और इसके अंतर्गत क्या क्या योजनाएं हैं? इन्होंने कहा कि हम कंजर्वेटिव तरीके से, बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम गांव में रहते ही एनर्जी को उपलब्ध कर सकते हैं, एनर्जी को बचा सकते हैं। कई ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम स्थानीय स्तर पर डेवलपमेंट ला सकते हैं। उनमें क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले इन्होंने कहा मृदा यानी सॉइल अपरदन यानी मृदा सॉइल कंजर्वेशन यानी मृदा अपरदन। तो सॉइल कंजर्वेशन पहला इन्वेस्टर है, सॉइल कंजर्वेशन। मृदा जो अपरदित हो रही है यानी कि ऊपर की मृदा यानी कि जो ऊपर की मिट्टी है वो अपरदित हो रही है, तो उसको, उसके अपरदन को, उसके झरने को रोकने के लिए क्या सुझाव या क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं? इसके तहत मृदा अपरदन की समस्या को दूर करने के लिए बहुत से विकल्प सुझाए गए। अब बाढ़ के आने से या लगातार अनाज उसके स्थान पर उगने से ऊपर की जो मृदा नाइट्रोजन पदार्थ है वो धीरे धीरे जाती है, या बाढ़ के आने से ऊपर की मृदा है वो अपरदित हो जाती है, जिसमें नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन पदार्थों की कमी होने से एक बेहतर रूप से अनाज की उत्पत्ति नहीं होती। तो इस दृष्टिकोण से मृदा के अपरदन की समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने पहला चरण, पहला स्टेप उठाया। दूसरा, वनों की कटाई की एक बड़ी समस्या देखने को आज हमारे सामने आ रही है। तो इन्होंने कहा वनीकरण को प्रभावित किया जाए, यानी वन को लगाना, वनीकरण यानी फिर से फॉरेस्ट लगाना, एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन जिसे कहते हैं, एफॉरेस्टेशन। तो सॉइल की कंजर्वेशन और एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन यानी वन को बनाना, वन की संख्या एवं वन के वृक्षों को या वनीकरण करना, वन को बनाना। अब लगातार विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत वन की लकड़ियां, वन के संसाधनों का हम शोधन करते चले जा रहे हैं। लगातार इस शोधन से वन के संसाधन कम हो रहे हैं, वन कम हो रहे हैं। मानव की गतिविधियां वनों में होने लगी, वन घटने लगी, तो वन में रहने वाले जो चर हैं यानी वन में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी भी कमी होने लगी, उनका भी शिकार होने लगा। इस दृष्टिकोण से कई प्रकार का नुकसान प्रकृति को देखने को मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर अगला स्टेप उन्होंने कहा कि एफॉरेस्टेशन को प्रभावी बनाया जाए, यानी कि वनीकरण को प्रभावी बनाया जाए, जितना हो सके वृक्ष लगाएं और वनों की कटाई को रोका जाए, ये वनीकरण के लिए। एक तीसरी योजना जो स्थानीय स्तर की थी वो थे धुएं विहीन चूल्हे, स्मोकलेस स्टोव्स, स्मोकलेस स्टोव। यह महत्वपूर्ण स्टेप है स्मोकलेस स्टोव, क्योंकि ये देखा गया कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस या अस्थमा ऐसी सारी बीमारियां अधिकतर ग्रामीण परिक्षेत्र में खाना बनाने के दौरान महिलाओं को होता है। इसका कारण था कि चूल्हे में खाने बनाने की वजह से फेफड़ों में दम लगता था, फूंकने में, और फेफड़ों की बीमारियां, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम अधिकतर रूप से ग्रामीण महिलाओं को होता था।
इससे निजात पाने के लिए ऐसे चूल्हों के विकास करने की जरूरत थी जिसमें धुआं कम से कम हो। तो इसके लिए वहां पर बायोगैस को प्रभावी बनाया जाना, बायोगैस के माध्यम से वहां पर स्टोव्स में ईंधन की व्यवस्था करना। अब बायोगैस ऐसी प्रणाली जिसमें काऊ डंक की जो डंक है उसको एक स्थान पे इकट्ठा कर लिया जाता है, जिससे सड़न से मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है और हम विभिन्न तकनीक के माध्यम से चूल्हे तक ला सकते हैं और उसके बाद हम स्टोव्स को चलाएं। तो जाहिर सी बात है जैसे कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्टोव्स को शहरों में प्रयोग कर रहे हैं, तो वो चीजें ग्रामीण परिक्षेत्र में सुलभ हो सकती है। जो स्टोवलेस यानी स्मोकलेस स्टोव की व्यवस्था करा जाना इस योजना के तहत सम्मिलित किया गया। अब चौथी चीज थी यूज ऑफ यानी सौर कुकिंग यंत्रों का विकास करना, यूज ऑफ सोलर कुकिंग। देखिए ये यूज ऑफ सोलर कुकर, क्योंकि सौर कुकिंग यंत्र के विकास के माध्यम से सौर कुकर यंत्र के विकास के माध्यम से खाना आसानी से सूर्य की ऊर्जा से पक जाएगा, जिससे अधिक से अधिक ईंधन की बचत। क्योंकि पहले ग्रामीण महिलाओं के लिए सिर्फ लकड़ी को जलाना, स्थानीय स्तर से जो लकड़ियां मिली उनको उपयोग करके उसको जलाकर खाना बनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। लेकिन अब इसके अलावा दो और बेहतर विकल्प सामने आ गए। पहला स्टोवलेस स्मोकलेस स्टोव, चूल्हे भी ऐसे धुएं विहीन चूल्हे जो कि बायोगैस के माध्यम से चल सकते थे। तो बायोगैस अगर नहीं सुलभ है या कम है तो उसका एक और विकल्प तैयार होता है, वह है सूर्य की ऊष्मा से खाना को बनाया जाने का तरीका। अब आपको बताएं कि भारत एक ऐसा देश है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरता है, जहां पर साल भर अच्छी खासी धूप की मात्रा उपलब्ध है। अब सोलर कुकर की बेनिफिट्स क्या है कि खाने को सूर्य की ऊष्मा के द्वारा पका दिया जाए। अब दाल को अगर सूर्य की ऊष्मा से पका लिया जाए, चावल को सूर्य की ऊष्मा से पका लिया जाए, आलू को सूर्य की ऊष्मा से पका दिया जाए, तो सब्जी खाना सब सूर्य की ऊष्मा से ही पक जाएगा। तो ईंधन की आवश्यकता है, ईंधन हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो बिना बिजली के, बिना गोबर गैस के, बिना लकड़ी के एक ऐसा चमत्कारिक माध्यम जिससे खाना पक जाएगा और सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो ये कि धुएं नहीं निकलेंगी और बीमारियां नहीं होंगी, अस्थमा, दमा इन सब चीजों से बचा जा सकता है। तो ये सारे कुछ काल्पनिक लेकिन चमत्कारिक स्वरूप, चमत्कारिक तत्वों का विकास अकेले इस व्यक्ति ने अपने वीरे को उठाकर अपने गांव के लोगों को इकट्ठा करके करना शुरू किया। तो जो एक कहावत नहीं है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन उसके जस्ट उल्टा उन्होंने यहाँ पर सिद्ध करके दिखाया कि अकेला चना प्रयास तो कर सकता है। ये बात तो सब भार नहीं फोड़ सकता, परंतु प्रयास तो कर सकता है और उसे देखकर और लोग भी आए, तो एकला चले। और यहाँ पे उन्होंने अन्ना हजारे जी ने अपने गांव से इसकी शुरुआत की। सेना में जब ड्राइवर जब रिटायर होते हैं तो वापस अपने घर जाते हैं, अपने गांव में अपने गांव के लोगों के लिए इन्होंने चिंतन करना शुरू किया। उस समय जब ये उड़दार, यानी आप सोच सकते हैं कि जब लोगों का विश्राम का समय आता है तब उन्होंने काम कर कार्य शुरू किया। अन्ना हजारे जी का योगदान सराहनीय है और उन्होंने बहुत बड़े स्तर पे इस कार्य को करा, इस मिशन को उठाया। इस मिशन में काफी सफलता मिली। जहां कभी लोग गरीबी की पूजा में जीवन जिया करते थे, वहां भुखमरी में लोग अपना जीवन किसी तरीके से काटते थे, भुखमरी के कगार पर थे। वे आज सभी संघर्षों से उबर कर उस गांव में एक देखें तो नवीन परिवर्तन आया, एक विकसित गांव के रूप में एक मिसाल पेश हो गया। और इसीलिए सरकार द्वारा इस गांव को ऊर्जा ग्राम की रूप में संज्ञा से निरूपित किया गया। आप समझ सकते हैं इसे एनर्जी विलेज के नाम दिया गया और इसलिए विशेष ख्याति यहाँ पर अन्ना हजारे जी को इस संदर्भ में प्राप्त होता है। तो अन्ना हजारे जी का एक बहुत ही महती योगदान है, अन्ना हजारे जी का एक बहुत ही विशेष योगदान। और इससे हमें एक मैसेज मिलता है कि अगर हम चाहें तो हम कभी भी, यानी इवन जीवन की उस दौर में जब व्यक्ति जनरली विश्राम करते हैं उस समय भी अपना नाम बना सकते हैं, अपने समाज के कल्याण के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रयास करने में कोई कमी नहीं करनी चाहिए, प्रयास जरूर करना चाहिए और प्रयास करने वालों की ही जीत होती है। और अन्ना हजारे जी इस मिशन के द्वारा वास्तविक रूप से एक सफल व्यक्ति के रूप में हमें दिखाई देते हैं।
तो एक छोटा सा मिशन था, ठीक है, मैंने आपको इसको समझाया। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न पूछ सकते हैं? इजी था सर। सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ। सर इसमें ना ये जो आपने शुरू में बताया कि 1976 में, तो इसी सन में इन्होंने अपना मिशन स्टार्ट कर दिया था, या ये मतलब दोनों काम साथ हुए कि सेवा से निवृत्त भी हुए वो और मिशन भी स्टार्ट कर दिया, सेम यही काउंट होगा ना सन, सेवा या से फिर सेवा से निवृत्त होते हैं? उसके बाद ही मिशन, मतलब सेवानिवृत्त हुए, ड्राइवर थे, क्लास 10 पास व्यक्ति ड्राइवर। सेना में वैसे भी जल्दी छुट्टी हो जाती है, आपको पता है, व्यक्ति 15 से 20 साल के बाद सर्विस से छुट्टी मिल जाती है। तो अब ये घर आ गए, अपने गांव आए। इन्होंने गांव आने के बाद विचार किया कि क्या और नया किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। तो इन्होंने सोचा कि कुछ नहीं तो अपने गांव से शुरू करें। जैसे जनरली लोग क्या करते हैं कि बड़े-बड़े विचारधारा रखते हैं, शहरों की ओर बढ़ते हैं कि शहर में क्या करें जिससे नाम हो। तो नाम करना उद्देश्य इनका कभी नहीं था। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं सर जिन्हें उसी नाम, सन में स्टार्ट करा था उन्होंने, हाँ, 1976 में ये मिशन स्टार्ट करा था। मिशन तब से स्टार्ट कर दिया, जिसे चलते चलते विकसित होते होते कुछ वक्त लगा, क्योंकि कोई कार्य कोई कहे किसी से तो लोग सुनते कहाँ है, लोगों की कौन सुनता है। अगर मैं आज कोई नया काम शुरू करना चाहूँ और अपने जिले में भी जाके 4 लोगों से बोलूं तो अड़चने लाख आएंगी, लोग मानेंगे नहीं, लोग सुनेंगे नहीं। लेकिन फिर भी इन्होंने प्रयास किया अपनी बातों को रखने का और काफी बड़े पैमाने से ये सफल। बहुत ये खराब सोच रिस्पांस हमें तो- रहता है। मुझे तो ये लग रहा है कि मैं एग्जाम देने जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी। कानपुर तो दूर है, कानपुर में ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लोग भाग रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर पे यार। अरे पूछो मत, बुरा हाल है। और एक्चुअली मेरे घर में मेरी मम्मी जो है, मम्मी को अस्थमैटिक है, वो काफी सीरियस, मतलब उनके लंग्स डैमेज हो चुके हैं। और पता चले मैं जाऊं और पेपर देने जाऊं, मम्मी के साथ रहना वो भी मेरे लिए बहुत रिस्की है। तो पापा भी रिटायर है, मम्मी भी अस्थमैटिक है, और घर में भाई के छोटा बच्चा भी है, तो कितने लोग मेरे साथ रिस्क में रहेंगे। जाना बड़ा वैसा, यूपी में बहुत बुरा हाल हो रहा है यार। गवर्नमेंट को वहां के मंत्री मर गए, बताओ आम जनता को तो जय श्री राम कर गई प्रिया पार लग सकती है, बस कुछ नहीं हो सकता। नोएडा में भी बहुत फैला हुआ है, नोएडा में भी काफी फैला है। एक दिन में पूरे नोएडा दिल्ली तो यार वो तो स्वाभाविक है ना, वो ये ट्रेड सेंटर है, तो इनमें तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इन्फेक्शन उड़ता हुआ घूम रहा है, ये मान लो। वहाँ बहुत ही फ्रीक्वेंट मूवमेंट है ना, कम्युनिटी स्प्रेड हो गया ना, अब तो कम्युनिटी में आ गया, अब तो पता ही नहीं चल रहा है सोर्स की कहाँ से आप इन्फेक्टेड हो रहे हो। अब जो होगा देखा जाएगा, अब तो देखी जाएगी स्टेज। यूपी और बिहार की तो हालत और खराब है। सर आ गए मोड में। हेलो सर। नहीं, सर ने अभी म्यूट कर रखा है। अच्छा म्यूट कर रखा है, नहीं हम लोग को सर अच्छा सर, हम लोग कन्वर्सेशन सुन रहे हैं क्या सर? रिकॉर्डिंग चल रही है। अब कौन बोल रहा है, पहले क्यों नहीं बताया रिकॉर्डिंग चल रही है? चुनाव लड़ने तो अब चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो एनवायरनमेंट के संबंध में। तो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपको। ये सब जो मैंने अभी आपको बिंदु दिए हैं इंपॉर्टेंट, ये सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 वर्षों में क्वेश्चंस को मैंने एनालिसिस किया है
और उसी के बिहाफ पर नोट्स को मैंने प्रिपेयर किया है, जिससे मुझे आइडिया मिल जाता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या हमें पढ़ना चाहिए, कितना हमें इस पर मेहनत करने की जरूरत है। तो इन्हीं पॉइंट के आधार पर ये मैंने कुछ नोट्स यहाँ पे तैयार किया है, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आंदोलन और कुछ और भी ऐसे छोटे छोटे बिंदु हैं जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण सकते हैं। तो चल रहे हैं इन बिंदुओं पर चर्चा करने। वैसे तो 3 बज चुका है, लेकिन इसको करेंगे क्योंकि आज के लिए क्लास होगी और थोड़ा जरूरी करेंगे। तो 1 मिनट का केवल म्यूट करके फिर मैं रीड करूंगा। आप लोग अपनी तरफ से अपनी आवाज को म्यूट कर लीजिए। बिंदुओं के साथ वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के रूप में आए हैं। तो सबसे पहली बात, विश्व की 45% ऊर्जा कोयले से व 40% ऊर्जा खनिज तेल से प्राप्त होती है। इस प्रकार से देखें तो कोयला और खनिज तेल ये दोनों ही गैर अक्षय ऊर्जा माना जाएगा, यानी कि जो काफी लंबे समय तक नहीं रुक सकता। इस दृष्टिकोण से देखें तो 45 और 40 लगभग 85% एनर्जी आज की डेट में हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यानी गैर अक्षय ऊर्जा पर आश्रित हैं। गैर अक्षय ऊर्जा जो कि संभावित है इस आने वाले 100 वर्षों तक में समाप्त हो जाने की के दृष्टिकोण से हो जाएंगी, यानी 100 वर्षों के आसपास में समाप्त हो जाएगी। अब जरूरी है कि प्रकृति के इन संसाधनों को समाप्त होने से पहले हम नए विकल्प ऊर्जा की तलाश में, जिसमें अक्षय ऊर्जा के विकल्प बहुत सटीक हो सकते हैं क्योंकि वो लंबे समय तक हमारा साथ देंगे। इस दृष्टिकोण से देखें तो सोलर एनर्जी यानी सूर्य की ऊर्जा और हमारे लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। पवन ऊर्जा हमारे लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। सौर ऊर्जा क्योंकि सूर्य है काफी वर्षों तक, हजारों सालों तक, लाखों सालों तक पृथ्वी पर चमकता रहेगा और पृथ्वी पर इसकी ऊर्जा हम कन्वर्ट करके सोलर सेल्स के माध्यम से प्रयोग में ला सकते हैं। पवन ऊर्जा इसलिए क्योंकि हवाओं का फेरा, हवाओं का घूमना, हवाओं का चलना पृथ्वी पर होता रहता है और ये लंबे समय तक होगा। इस दृष्टिकोण से देखें तो पवन चक्कियों के माध्यम से ऊर्जा को हम संकलित करके ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं। ऐसे बहुत से अन्य तरीके हैं जिनसे, जैसे बायोमास से ऐसे तत्व जो कचरे हैं उनसे ऊर्जा को रिसाइकिल करके, तो इन तत्वों के माध्यम से हम एनर्जी को बहुत आसानी से पैदा कर सकते हैं। तो प्रयास करना है कि ऐसे नए तत्वों और नए सोर्सेस का विकास किया जाए। चलिए अगले बिंदु की बात करते हैं। तो एक आंदोलन जिस पर सर्वाधिक प्रश्न किया गया वो है चिपको आंदोलन। सबसे ज्यादा इंटरनेट के एग्जामिनेशन में, एनवायरनमेंट में भी मैं समझता हूँ 3 से 4 बार चिपको आंदोलन, और अदर एग्जामिनेशन में तो चिपको आंदोलन हमेशा पूछा गया। पहली बात, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए एक अनोखी प्रणाली अपनाया गया, जिसमें काटने वाले पेड़ों के चारों ओर ग्रामवासियों ने एक घेरा बना दिया जिससे उसकी रक्षा की जा सके। इस आंदोलन को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। कब हुआ? 1974 में चमोली जिले में
रेणी गांव द्वारा प्रारंभ होकर ये पूरे उत्तराखंड में फैला और इसका प्रमुख शीर्षधर यानी प्रमुख व्यक्ति वो थे सर सुंदरलाल बहुगुणा। उनके नेतृत्व में ये कार्य हुआ। जैसी बात है 1974 में विकास के प्रावधान को देखते हुए विकास के दृष्टिकोण से पेड़ों को काटे जाने की योजना बनाई गई। रेणी गांव जो एक छोटा सा गांव था, वनों के समीप था और वन यहाँ से कम करके इस गांव से काफी प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे, जिसमें योजना बनाई गई कि इस गांव में स्थित जो पेड़ में सब काट दिया जाए। पेड़ काटना एक प्रकार से अपराध है, क्योंकि पेड़ों को काटेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी और पृथ्वी में अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जीवन कहाँ से होगा। अतः वहां पे स्थानीय लोगों ने ये मोर्चा संभाला। सर सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये मोर्चा संभाल करके उन्होंने सरकार के विरुद्ध स्टेप उठाया और पेड़ों से जाके चिपक गए। उनके चिपकने से सरकार को मजबूरन में अपने इरादों में बदलाव लाना पड़ा और पेड़ों को काटने का फैसला स्थगित करना पड़ा। सोचिए अगर स्थानीय लोग इस प्रकार की सोच को विकसित कर लें कि हम अपने पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचने देंगे, भले ही सरकार द्वारा कोई योजना बनाई जाए, लेकिन अगर वह योजना हमें उचित नहीं लगती तो हमें उससे विरोध करना चाहिए। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं स्वयं अपने दृष्टिकोण से देखूं तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मैंने देखा कि काफी संपूर्ण सड़क बनाने के लिए शहर में काफी पेड़ों को काट दिया। जहां मैं रहता हूँ, जहां मेरी कोचिंग है इलाहाबाद में, मैंने देखा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के दृष्टिकोण से सरकार ने हमारे कोचिंग के आसपास और उस रोड पे जितने भी पेड़ थे किनारे के आसपास थोड़ा सड़क से बीच में प्रोजेक्ट बनेंगे, सब थोड़ी सड़क है, लंबी सड़क, तो बगल अगल ग्रीनरी करना था और पेड़ों को काटना मजबूरी थी। पेड़ काट दिए गए, पेड़ काटे गए और मैं समझता हूँ हजारों की तादाद में, मुझे यहाँ तक लगता है हजार और भी हो सकते हैं, हजारों की तादाद में पेड़ कटे गए। पेड़ों को काट तो दिया गया और उनके स्थान पे छोटे-छोटे पौधे लगा दिए गए और बाद में मैंने देखा कि उन पौधों को ठीक से रख रखाव नहीं हो पाई, सिंचाई नहीं हो पाई और वो पौधे भी सूख गए। तो एक तरफ जो पेड़ हमारे थे वो तो कट गए और वो पौधे जो जाली के अंतर्गत लगाए गए वो भी सूख गए, तो ना ही वो पेड़ रह गए ना वो पौधे। अब इस प्रकार से देखें तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने एक प्रकार से हमें हानि पहुंचाई। ये सारी चीजें पर्यावरण के साथ एक प्रकार का धोखा है। खैर, बिंदुओं के अनुसार देखें तो और क्या महत्वपूर्ण बिंदु एग्जामिनेशन के पॉइंट से, तो ऐसे पादप जिनकी जंतु ऐसे पादप या जंतु जिसकी संख्या तीव्रता से घट रही है तथा उनके लुप्त हो जाने का संकट उत्पन्न हो गया है, उन्हें संकटग्रस्त जीव या जाति में सम्मिलित किया जा सकता है। कई बार ये प्रश्न पूछा कि संकटग्रस्त जीव या जंतु क्या है, तो संकटग्रस्त जीव जंतुओं को कोई विषय में नहीं कहा जा सकता है जिनके एंडेंजर्ड यानी जो जल्दी खत्म होने के दृष्टिकोण से है। इन आंकड़ों को यानी इनके संबंध में जो आंकड़े रखे जाते हैं उन्हें रेड डेटा बुक में संकलित किया जाता है, जो रशियन फेडरेशन द्वारा संचालित किया जाता है। इसी के संबंध में इसी से जुड़ा और तथ्य है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संगठन द्वारा भारत में लगभग 450 संकटग्रस्त पादपों को चिन्हित किया गया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संगठन यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के लगभग 18 संकटग्रस्त जंतुओं को सूची में तैयार किया गया है। ये था संकटग्रस्त जीव जंतुओं पर बिंदु। इसके बाद छोटे-छोटे पॉइंट्स की चर्चा करूंगा, जैसे पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका सही आंसर है अर्नेस्ट हैगल। कब किया? 1866 में किया। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जब हम कहते हैं कि इस वर्ड का प्रयोग किसने किया तो इकोलॉजी इकोसिस्टम वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग टेंसले ने किया। मिलियू शब्द का प्रयोग किससे किया जाता है या मिलियू शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है, तो मिलियू का तात्पर्य होता है एनवायरनमेंट। अगला बिंदु, सामाजिक पारिस्थितिकी विचारधारा को किसने विकसित किया, तो सोशल इकोलॉजिकल थ्योरी किसने डेवलप किया, आर्टी मैकेंजी ने। अगला बिंदु, वाहनों से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक निकलने वाली गैसें कौन सी होती है, मैंने आपको में पढ़ा है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला बिंदु, भारत में सर्वाधिक वन विकास कब हुआ, सर्वाधिक वन विनाश कब हुआ, विकास नहीं विनाश कब हुआ, तो सर्वाधिक वन विनाश ब्रिटिश काल में हुआ। ब्रिटिश काल में बहुत ज्यादा वन भारत में काटे गए। विश्व में 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक गर्म वर्ष कौन सा रहा, 1998 का वर्ष पूरी शताब्दी में सबसे ज्यादा गर्म वर्ष माना गया।
अगला बिंदु, पर्यावरण संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम मानव सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये था स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। अगला, किस महानगर को स्मॉक सिटी की संज्ञा दी गई? स्मॉक यानी धुंध, तो स्मॉक सिटी के नाम से जाना जाता है कलकत्ता। आपको पता होगा कलकत्ता में बहुत अधिक स्मॉग देखा जाता है वेस्ट बंगाल के आसपास, इसलिए कई बार वहां फ्लाइट भी स्थगित हो जाती है। अगला बिंदु बात करें, अदृश्य प्रदूषण किसे कहते हैं? तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन, ओजोन लेयर धीरे धीरे घट रहा है, जिसकी वजह से पराबैंगनी किरणें वो पृथ्वी पर उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। पराबैंगनी किरणों की मात्रा बढ़ने से बड़े बड़े ग्लेशियर्स गल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, और ये हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टिकोण से ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा करते हुए काफी नुकसानदायक होता चल रहा है। अगला बिंदु, ओजोन परत के क्षरण में सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर है सीएफसी, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का प्रयोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संस्तुति दी गई थी, बाद में आगे चलकर फिर सीएफसी के प्रयोग को बंद कर दिया गया। 20वीं शताब्दी के औसत तापमान में कितनी वृद्धि दर्ज हुई? तो एक प्रश्न है कि भाई पूरी शताब्दी को अगर हम देखें तो एवरेज तापमान में कितना बढ़ाव हुआ, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हुआ क्षेत्र में? तो मात्र 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना थोड़ा सा ही तापमान में परिवर्तन से इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित वर्षा, बेसमय कहा जाए तो सूखा अधिक पड़ जाना, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं आज। तो ये 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के बढ़ने से केवल हुआ। अगर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाए, 2 डिग्री, 3 डिग्री तापमान बढ़ जाए तो क्या स्थिति होगी पृथ्वी पर? पृथ्वी में छोटे छोटे द्वीप तो खत्म हो गए, लेकिन आने वाले समय में ऐसी स्थिति होगी कि लाखों बड़े बड़े द्वीप समाप्त हो जाएंगे, बड़े बड़े द्वीप से आधारित देश समाप्त हो जाएंगे, और जो पारदीपीय देश है जैसे भारत इत्यादि, उनके कोस्टल रीजन जलमग्न हो जाएंगे, कई शहर जलने चले जाएंगे। तो ये बड़ी सोचनीय विचारणा है। इसके अलावा अगला बिंदु है, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों एलिमेंट हैं जो बायोगैस में बनते हैं। पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बायोगैस द्वारा खाने को बनाए गए तकनीकी स्टोवलेस चूल्हे बनाए गए, ऐसे चूल्हे जो स्मोकलेस हों, जिनमें धुएं ना हो। तो ये गोबर को, काउडंग को एक जगह पर संकलित कर लिया जाता है और उन्हें सड़ने दिया जाता है। तो उनके सड़न से कौन सी दो गैसेस निकलती हैं? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और मीथेन को हम संकलित करके घर में खाना बनाने के लिए चूल्हों के माध्यम से गैस के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न आता है, तिवारी कमेटी की रिपोर्ट 1980 में लाई, वो किससे संबंधित है? तो वातावरणीय शिक्षा से संबंधित है। एनवायरमेंटल स्टडी के संबंध में तिवारी कमेटी ने शिक्षा दी कि सभी प्रकार के शिक्षण माध्यमों में या शिक्षण में एनवायरमेंट स्टडी को बढ़ाना चाहिए, पर्यावरण की शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए। ये बात तिवारी कमेटी द्वारा कही गई थी 1980 में। इसके बाद है, अंतरराष्ट्रीय जैव कार्यक्रम कब प्रारंभ होता है? तो इंटरनेशनल जैव कार्यक्रम, ये कहा जाए तो अंतरराष्ट्रीय जैव कार्यक्रम का प्रारंभ, हाँ, अंतरराष्ट्रीय जैव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ जिस किसे चमत्कारिक योगी की संज्ञा दी? हाँ, वो प्रश्न, वो पॉइंट गलत लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। किसे चमत्कारिक योगी की संज्ञा दी गई? तो चमत्कारिक यौगिक को सीएफसी कहा गया। सीएफसी एक्चुअली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक प्रकार का कंपाउंड, एक घटक है जो कि विकसित हुआ। क्लोरो फ्लोरीन फ्लोरीन और कंपाउंड को जोड़ते थे। एक्चुअली हुआ ये कि पहले हाइड्रोकार्बन्स का प्रयोग किया जा रहा था, जिससे ऊर्जा के दृष्टिकोण से ये काफी सफल रहा, लेकिन आगे देखा गया कि इससे कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इस कार्बन एमिशन का तोड़ निकाला गया, क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन की कंपाउंड को मिश्रित करके जो नया फ्यूल बनाया गया। आगे चल के देखा गया कि इससे भी बड़ी मात्रा में नुकसान हो रहा है, क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं और ये एटमॉस्फेयर में ऊपर उठ के जाते हैं, ओजोन को डिप्लीट करते हैं। तो पहले तो इन्हें चमत्कारिक यौगिक का संज्ञा दिया, लेकिन बाद में इस पर भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने बैन लगा दिया। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा
कम बैक टू क्लासरूम। सो शॉर्ट पॉइंट्स है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैंने आपको ये आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, सब लर्न कर डालिए। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सब बनाए गए हैं, ठीक है। कल फिर से चर्चा करूंगा नए मुद्दों पर, नए चीजों को आगे बढ़ते हुए, क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट समिट्स को स्टडी करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। मैं आशा रखता हूँ कल सब लोग उपस्थित रहेंगे। लेकिन सर ये आपने आज वाले नोट में भेजा है सर, ये जो आपने शॉर्ट पॉइंट बताए? हाँ, आज ये मैं अभी नोट्स आपको भेज रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो पढ़ाया था वो भेज दिया है, अब इसको मैं भेज दे रहा हूँ, ठीक है जी। कल आप नहीं आए थे क्लास में, क्या कारण था? तो एनवायरमेंट का क्वेश्चन सर खत्म हो गया आप क्या? नहीं नहीं, एनवायरनमेंट के पॉइंट्स अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी तो शुरू हुआ है। अच्छा, बीच बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे अभी जितना पढ़ाया है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समरी तैयार कर करके बीच में दिए जा रहा है। अच्छा, ठीक है, अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू होगा, जो अंतरराष्ट्रीय समिट है वो शुरू होगा। हाँ, तो मैंने अभी शुरुआत में ही चर्चा किया था, रियो के समिट, रियो 5, रियो 10, रियो ये समिट है, स्टॉकहोम समिट है, पेरिस एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है। सबसे ज्यादा प्रश्न से पूछे जाते हैं इसको मैं कल से शुरू करूंगा। तो कल आप लोग क्लास में उपस्थित होइएगा, 1 बजे प्रयास करूंगा मैं आ जाऊं। और स्नेहा आप कल एब्सेंट थे, रीजन? जी सर कल नहीं आ पाई थी। क्या रीजन था? अरे कल सर सिस्टर इन लॉ वगैरह आ गई थी, एक्चुअली लॉकडाउन में वो आई नहीं थी, 6 इधर जो रहा, तो कल वो आई थी, आई वो नीचे ही नीचे रही थी, ऊपर नहीं आई थी, लेकिन फिर क्लास मिस हो गया। नहीं, not a logical reason. I am not हाँ? satisfied. Not a logical जी सर। reason. Logical reason नहीं। I am not satisfied with you. आपको पढ़ाई को प्राथमिकता देना चाहिए था, रिलेशंस तो मिल ही जाएंगे। यस सर, तो यस सर। आपको बोल देना चाहिए था कि मैं बस 1.5 घंटे की क्लास कर रही हूँ, आप जाइएगा नहीं, मैं आपसे मिलूंगी जरूर। और आपको क्लास आना चाहिए था, एक क्लास अटेंड करना चाहिए था, और उसके बाद आपको भेज चाहिए था। ठीक है, इट्स नॉट अ लॉजिकल रीजन। तो नहीं, मैंने आज बोल दिया कि मेरी एग्जाम डेट आ गई और अब मुझे क्लास में कंटिन्यू रहना है और अब पढ़ाई पे भी पूरा फोकस करना है। क्योंकि आपसे मुझे आशा है यार, इसलिए क्योंकि आप लोग सिर्फ ऑनलाइन से पढ़ना है, ऑफलाइन वाले बच्चे तो फिर भी आ जाएंगे भी। ऑनलाइन वाले बच्चे जो ऑनलाइन पे है एटलीस्ट उन्हें तो ये नहीं होगा कि जाम लगा था, चक्का जाम था, बहुत भीड़ थी, कोरोना था, ये था, वो था। आप तो सारी चीजें खत्म करके पढ़े, ठीक है। तो घर में हम आपके आकर आपको पढ़ा रहे हैं और आप ना रहे तो फिर पढ़ाने की इंटरेस्ट। सो नेक्स्ट टाइम आप नहीं, ऑनलाइन क्लास मिस होती है तो हमें भी अंदर से बड़ा अजीब लगता है कि ऑनलाइन क्लास मिस हो रही है। पूरे दिन में 1.5 घंटा कुछ नहीं है। फास्ट भी अगर आप रहते हैं तो 1.5 घंटा बैठेंगे तो पढ़ते पढ़ते कहीं जाना नहीं, कोई एनर्जी नहीं। मैं आपको तुरंत मैसेज डालती हूँ कि सर रीजन नहीं आ पा रहे। मैसेज तो पढ़ा था लेकिन उचित मैसेज नहीं लगा, इसलिए लॉजिकली वर्क कर लिए। आप बोल दीजिए नहीं साहब हमें आज हमारी क्लास मिस नहीं करना चाहिए, क्लास के बाद हम आपसे जरूर मिलेंगे, ठीक है। वो आपके रिलेटिव हैं, आप मिलिए, ठीक है, क्लियर। तो आज की क्लास यहीं रोक रहे हैं, फिर कल मुलाकात होगी। ओके, टेक केयर सर, ओके, गेट वेल सून परफेक्टली। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर।